और क्या है सभी, कोई डाउट? जहां पे साइज जो था, स्टार्टिंग साइज आपका 20 माइक्रोन था, देखा हमने 20 माइक्रोन, 20 माइक्रोन से साइज डेवलप होके कहां पहुंचा, 7.5 माइक्रॉन्स. सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि जब हम एरिथ्रोपोइसिस पढ़ते हैं, इन दिस प्रोसेस इन 7 days द फर्स्ट थिंग इज साइज मैच्योरेशन. साइज स्लोली स्लोली क्या होती है, मैच्योर होती है. सेकंड थिंग, साइटोप्लाज्म मैच्योरेशन. साइटोप्लाज्म यानी जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स और जो थिंग्स प्रेजेंट है उनका मैच्योर होना. हमने देखा न्यूक्लियस था, वो स्लोली स्लोली क्या हो गया, बाहर निकल गया, डिसअपियर हो गया, और जो भी अंदर बेसोफिल्स थे वो सारे हमने खत्म कर दिए. और जो साइटोप्लाज्म जो रियल में होना चाहिए वो हमने वहां पे क्रिएट किया. एक एरिथ्रोसाइट का जो फ्लूइड है वो अंदर प्रिंट होता है, बाकी सारे ऑर्गेनेल्स क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं. एंड जो थर्ड होता है मैच्योरेशन, वो होता है एचबी, हीमोग्लोबिन अपीयरेंस. देखा हमने कल, in starting phase when pre-erythrocytes start formation of the erythrocyte, there is no hemoglobin present in this pre-erythrocytes. pre-erythrocyte में कोई भी hemoglobin present नहीं था. slowly slowly the hemoglobin will be appear one by one. जो steps थी हमने देखा, पहली स्टेप में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा appear होता है. और at the end जब reticulocytes form होगा तो वहां पे क्या होगा, हाई अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहेगा, hemoglobin. और जब erythrocytes बनेगा तो सिर्फ क्या मिलेगा आपको अंदर, hemoglobin. बाकी सारी थिंग्स खत्म हो चुकी होगी. तो ये सारा प्रोसेस हमने कल डिस्कस किया था. वही प्रोसेस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसका हम आज बात करेंगे. अगर यहाँ से पहले तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं. कोई डाउट नहीं? हाँ, आरबीसी के मैच्योरेशन जो हम आगे पढ़ेंगे, मैं आगे पढ़ाऊंगा जो वेरियस टाइप के लाइक आयरन है, और जो एनीमियाज हम पढ़ेंगे आगे, जहां पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर कुछ अदर टाइप्स भी आप पढ़ेंगे, तो वो फैक्टर्स, जो फैक्टर मैच्योरेशन फैक्टर्स है वो आगे भी पढ़ाऊंगा मैं. भी प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फैक्टर्स पढ़ेंगे, साइज और नंबर्स भी पढ़ेंगे कि बढ़ सकता है कब डिक्रीज हो सकता है, वो सारा हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे. हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं है. है माइटोकॉन्ड्रिया वाला प्रोसेस जो हमने पढ़ा था इसमें, जो मैंने एक वर्ड लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, वही. सो यहाँ मैं दो सेल ड्रॉ करता हूँ. दिस इज द सेल नंबर ए, सेल नंबर ए, एंड दिस इज द सेल नंबर बी. इन दिस सेल देयर इज ऑर्गन व्हिच इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया. आपने पढ़ा होगा, बचपन में बनाया भी होगा, बहुत बार बनाया है. माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज ए पावर हाउस ऑफ सेल. पावर हाउस ऑफ सेल मींस इट प्रोवाइड यू एनर्जी. सेल को जो एनर्जी चाहिए, जो आपको एटीपी चाहिए, वो कहां से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है. द वन मोर स्पेसिफिक पॉइंट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑलवेज वर्क इन एरोबिक एनवायरनमेंट. इट नेवर वर्क इन एन एनारोबिक एनवायरनमेंट. ये एनारोबिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करता. सो इन दिस सेल नंबर ए, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया वर्किंग इन एरोबिक एनवायरनमेंट. एरोबिक एनवायरनमेंट, एरोबिक मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इट मींस व्हाटएवर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन बाय दिस सेल, जो भी ऑक्सीजन ये रिसीव करेगा सेल, उसमें से कुछ अमाउंट कौन यूज कर लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया. जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ दिस सेल इज हैविंग 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसके पास 50 मॉलिक्यूल है, एंड इन द एनर्जी फॉर्मिंग प्रोसेस द माइटोकॉन्ड्रिया यूज द 10 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन, देन सेल के पास कितना बचा, 40 बचा. ये तो सिंपल सा कांसेप्ट है. इन दिस सेल देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट देयर. सेल को एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी, जिंदा रहने के लिए चाहिए उसको. तो सो सेल एरोबिक पाथवे में प्रेजेंट नहीं है, तो वो किससे एनर्जी रिसीव करेगा, anaerobic pathway से. So cell does not have mitochondria, so it will undergo the anaerobic pathway for energy production. तो यहाँ पे कौन सा pathway वर्क करेगा, anaerobic pathway. And in anaerobic pathway there is no need of oxygen, oxygen की requirement नहीं होती है. क्लियर यहाँ तक? In this cell again same we are discussing that there are 40 molecules of oxygen. इसमें भी कितने 50 और इसमें भी कितने 50 है. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ने यूज नहीं किया, नहीं किया, तो यहाँ पे मोलिक्यूल कितने प्रेजेंट रहेंगे, 50. So which cell has more oxygen molecule after this process completion, एनर्जी मिलने के बाद. सो इस सेल के पास यहाँ पे अभी भी कितने मोलिक्यूल है, 50, और इस सेल के पास क्या है, 40. यानी ये अगर ये आरबीसी होती है, इट इज आरबीसी सेल एंड इट कैरिंग ऑक्सीजन टू वन पार्ट टू अनदर पार्ट, तो ये वहां से यहाँ से वहां तक लेके जाती, तब तक आधा ऑक्सीजन तो ये खुद ही यूज कर लेती, और फिर वहां पहुंचा कितना एंड पार्ट पे, हाफ अमाउंट. उससे आपको जो आपकी डिमांड है वो फुलफिल नहीं होती. लाइक मैंने कल बोला ना सोप वाला एग्जांपल, आपके दुकान है, कोई भी शॉप मान लीजिए, कोई शॉप आपने है, कचौरी समोसे की शॉप लगा रखी आपने, है ना, 50 कचौरी बनाते हैं आप, 50 में से 25 आपके घर वाले खा जाते हैं, पीछे कितनी बची, 25. अब आप इस 25 को सेल करके क्या कमाओगे, क्या इतना कमा सकते हैं क्या 50 बेचने के बाद जो कमाई होती है. सो ये जो हम खुद खा रहे हैं, इससे अपने को क्या होगा, क्लोज होगा. बस वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि एक माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इट विल यूज द सेल ऑक्सीजन एंड इट विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल. बट इफ माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, देन इनसाइड द ऑक्सीजन जो भी है वो यूज नहीं होगा, एंड उससे आपको हाई अमाउंट डिलीवरी होगी सेकंड पार्ट के ऊपर. क्लियर? ये था जो हमने कल पढ़ा था कि व्हाई आरबीसी इज हाईली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग सेल एंड व्हाई नॉट अदर सेल्स. अदर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता. अदर सेल में न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. तो इसके पास एक ज्यादा स्पेस होता है ऑक्सीजन को अपने पास रखने के लिए. क्लियर? यहाँ तक मूव करें. कल मैंने कुछ नाम लिखवाए थे स्टेजेस के अलग अलग. सो नाम थे, फर्स्ट था आपका प्री एरिथ्रोब्लास्ट, जो सेम रहेगा हर एक बुक में, सब में सेम ही है. सेकंड था आपका द, जो आपका स्टेनिंग करने के बाद वो ब्लू डाई में स्टेन हो रहा था, और इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया था, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट. द बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट इज आल्सो नोन एज अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट. सेकंड हमने बात किया था जिसमें दोनों स्टेनिंग हो रहा था, तो हमने उसको नाम दिया पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, एंड दैट इज आल्सो नोन एज इंटरमीडिएट
erythroblast. And third जो हमने बात किया था, the red color, complete red color, that is the orthochromic erythroblast, which is known as late erythroblast. Clear है? तो इनको अगर आप कहीं दूसरी बुक में पढ़ रहे हो, दूसरा नाम है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. मूव करें. So erythropoiesis क्या है? Erythropoiesis is the production of red blood cells start in the red bone marrow with a precursor cell called a pre-erythroblast. Bone marrow कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, रेड बोन marrow and yellow bone marrow. What is yellow bone marrow? Red bone marrow is responsible for the blood cell formation. Then what is the benefit, what is the purpose of white yellow bone marrow? क्या है yellow bone marrow? क्या है yellow? नहीं पता. ये क्वेश्चन जो हमारे बार पढ़ते हैं, मुझे आज याद आ रहा है वो, जब भी आप हम यहाँ पढ़ते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ एसिड वाला क्वेश्चन पूछता हूँ बार-बार कि स्टमक में एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? HCl. कौन प्रोड्यूस करता है? पैराइटल सेल, चीफ सेल. तो इसका क्वेश्चन अभी आया था एमएससी के अंदर. एसिड प्रोडक्शन कौन करता है? सिंपल सा क्वेश्चन था. हाँ, ये येलो बोन मेरो क्या होता है? व्हाट इज येलो बोन मेरो? येलो बोन मेरो नहीं पता. येलो बोन मेरो एंड रेड बोन मेरो. बोन मेरो पढ़े? बोन मेरो किस में पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं या अपने स्केलेटल में पढ़ते हैं? पढ़ा दिया. स्केलेटल तो पढ़ा है ना सर ने? हैं? सो रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो क्या होता है? सो डिफरेंशिएट, दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना है. कल नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं आके. आते ही मैं वहां पहुंचू नहीं उससे पहले आप पूछ सकते हैं. ठीक है, बाकी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. बोन मेरो, रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो क्या है कल. मूव करें आगे. नेक्स्ट, एरिथ्रोपोइसिस कंप्लीट बाय 7 डेज. कितने दिन में कंप्लीट होता है? 7 दिन के अंदर. और 7 दिन बाद क्या बनेगा? कौन सी सेल बनेगा? रेटिकुलोसाइट. 7 दिन के बाद एरिथ्रोसाइट नहीं बनेगा, क्या बनेगा? रेटिकुलोसाइट, जो हमने देखा था. और वो सीधा कहां ट्रांसफर होता है? ब्लड के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर. नेक्स्ट, हो गए. नेक्स्ट, साइट ऑफ, नहीं लिखा. सर येलो हेल्प इन मेंटेनिंग बोन. बोन को मेंटेन करने में हेल्प करता है. वेरी गुड. कल आप भी पढ़ के आना रजनी, है ना. बोन में हेल्प करता है. कहां हेल्प करता है? बोन बनाता है येलो बोन मेरो. कल आप लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करके आना है कल. मूव करें आगे. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस. एरिथ्रोपोइसिस बॉडी में कहां पे होता है? कहां होता है एरिथ्रोपोइसिस? बोन मेरो में. और बोन मेरो कहां होता है? बोन में. तो आंसर क्या होगा? बोन. बट अलग अलग एज ग्रुप में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. कभी पूछते हैं कि फीटस में कहां पे बनता है एरिथ्रोसाइट्स फॉर्मेशन इन द फीटस, और इन अर्ली जो इन्फेंट स्टार्टिंग एज है, और इन चिल्ड्रन, और इन एडल्ट, डिफरेंट डिफरेंट एजेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बोन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ this erythrocyte. So we have a different different age group, and one by one discuss करेंगे. So in embryo or fetus, this is very important. Liver is the main site of RBC production in fetal life. जो fetal So in embryo or fetus, this is very important. Liver is the main site of RBC production in fetal life. जो fetal life starting phase होता है, उसमें आपका जो आपका RBC फॉर्मेशन या एरिथ्रोपोइसिस हो रहा है, वो कहां पे प्रेजेंट होता है? fetal life के अंदर, लीवर के अंदर. Mesoplastic stage from 0 to 3 month, the mesenchymal cell of yolk sac, mesoderm, endoderm पढ़ा होगा पीडियाट्रिक के अंदर या फिर ओबीजी के अंदर, सड़े पढ़ा होगा. एंड हेपेटिक स्टेज 3 to 6 मंथ, लिवर एंड स्प्लीन. सो 0 to 3 मंथ तक कौन प्रोड्यूस करेगा लाइफ में? जब आप बच्चा जो फीटल ग्रोथ हो रही है, स्टार्टिंग के 0 to 3 मंथ है उसमें यॉर्क सेक, फिर 3 to 9 मंथ तक आएगा आपका लिवर एंड स्प्लीन, और बर्थ होने के बाद बोन ही आपका क्या करती है? पूरा डेवलपमेंट जो ये एरिथ्रोपोइसिस का वो करता है. सो नेक्स्ट इज माइलोइड स्टेज 6 to 9 मंथ, लॉन्ग बोन. एक स्टेज आती है जहां पे बॉडी के अंदर हर एक बोन जो होती है वो आपका एरिथ्रोपोइसिस प्रोड्यूस करती है, और वो स्टेज है जब बच्चा बोर्न होता है. तो वहां पे मोस्टली जितनी भी बोन है वो क्या करती है? एरिथ्रोपोइसिस करती है. सम लॉन्ग बोन प्राइमरी आंसर देते हैं. एडल्ट की बात करें कि एज एडल्ट एरिथ्रोपोइसिस कौन सी बोन में होता है? एडल्ट में अभी आपकी स्टेज में कहां पे बन रहा है आरबीसी? फिर वही वही पहुंच गए, बोन मेरो में बन रहा है सर. फिर बोन. अरे बोन कौन सी बोन? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बोन. स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया है? फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, मेम्ब्रेनियस बोन है. लॉन्ग बोन पता नहीं, आई डोंट नो. हाईएस्ट बोन मेरो कहां होता है? बोन मेरो एस्पिरेशन करने की मोस्ट कॉमन साइट इन एडल्ट. एलियक क्रेस्ट इज लॉन्ग बोन है. फीमर से निकाले थे बोन मेरो, ऐसे निकाल नीडल लगा. फीमर इज लॉन्ग बोन. या फीमर से कभी निकालते हैं? व्हाई इन एलियक क्रेस्ट? एलियक क्रेस्ट इज अ विच टाइप ऑफ बोन? इट्स अ फ्लैट बोन. और मेम्ब्रेनियस बोन कौन सी बोन है? फ्लैट बोन. सो आगे लिखा है, अभी देखो बोन भी पढ़नी पड़ेगी मुझे ऐसा लग रहा है. पढ़ाऊं? पहले बोन पढ़े. सर ने बोन से स्टार्ट किया स्केलेटल, पर आप लोग पढ़ते नहीं हो. प्रॉब्लम ये है, आप लोग, मुझे पता बोन तो कम से कम सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन, तो वो तो पहले ही पढ़ाते हैं सबसे पहले. लास्ट में कोई डिजीज बची हुई होगी अभी तो, और सर ने बताया फ्रैक्चर है और एक दो कोई डिजीज है जो बची हुई है, बाकी सब तो पढ़ा दिया.
और वो आप पढ़ते नहीं हो। चले आगे, नेक्स्ट। वो करें, नेक्स्ट। अदर साइड जो हम एडल्ट की बात करें यहाँ पे, मोर लेस देन 6 ईयर, 6 साल से कम एज है, 9 मंथ से लेके 6 ईयर तक अगर हम बात करें तो रेड बोन मेरो ऑफ ऑल बोन्स, जो मैंने अभी बताया था, बोन होने के बाद से लेके 6 ईयर तक आपकी बॉडी में जितनी भी बोन है सारी क्या करती है, बोन मेरो प्रोडक्शन करती है, जिसमें रेड बोन मेरो ही रिस्पांसिबल है, येलो बोन मेरो प्रोडक्शन नहीं करता है। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद से लेके 20 ईयर, आप सब इसको क्रॉस कर चुके हो। द लॉन्ग बोन जो आप बोल रहे थे टीबी एंड फीमर, दैट इज ऑलरेडी आप लोग क्रॉस कर लिया, पर 20 तो सब क्रॉस कर ही चुके हो आई थिंक। 20 भी नहीं किया हो तो अभी आप फिर बीएससी कर रहे होंगे या तो है। हाँ तो 20 तो क्रॉस हो ही गया है। सो टीबिया एंड फीमर जो लॉन्ग बोन है, एंड आफ्टर 20 ईयर टू एंड ऑफ द लाइफ, लास्ट तक हमारी मेम्ब्रेनियस बोन, प्लेट बोन होती है। ऑल द मेम्ब्रेनियस बोन ऑफ बॉडी लाइक वर्टिब्रा, द पेल्विस, स्टर्नम, रिब्स, क्रेनियल बोन, दोस थ्रू आउट लाइफ, लास्ट तक आपका ये करती रहेगी। तो मेम्ब्रेनियस बोन का मतलब समझते हो? मेम्ब्रेनियस बोन का मीनिंग समझते हो? व्हाट इज मेम्ब्रेनियस बोन? नहीं पता? मेम्ब्रेनियस बोन मींस छोटी छोटी बोन होती है, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको मिला के एक बड़ी बोन बनाते हैं। लाइक स्कल, स्कल के अंदर बहुत सारी बोन है, उन सबको एक मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच करके बड़ी बोन बनाया गया। होता है फोंटानेल क्लोज एट 1.5 ईयर, पोस्टीरियर 1.5 मंथ। सो वो क्लोज क्यों हो रहा है? क्योंकि अलग अलग बोन है, उनको आप क्लोज करवा रहे हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू बंद करवा रहे हैं। सो वो सारी बोन जो स्मॉल स्मॉल बोन बड़ी बोन बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनियस बोन। वर्टिब्रा कॉलम पढ़ते हैं, एट बर्थ 33 वर्टिब्रेस आर देयर, आफ्टर डेवलपमेंट होने के बाद 29 हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, 28 सॉरी, फ्यूज हो जाती है या 26 होती है। चार चार जो लास्ट वाली है वो एक एक हो जाती है। जो वर्टिब्रा लास्ट कॉक्सियल और आपका सैक्रा वाला पार्ट है, वो दोनों मिलके 1 1 हो जाती है। तो वो जो फ्यूज हो रहा है मेम्ब्रेन के थ्रू, वो बोन क्या होती है? मेम्ब्रेनियस बोन। पेल्विस, इलियम, इस्चियम, अलग अलग बोन होती है। सो वो बोन जो है एक साथ उनके फ्यूज हो रही है। तो ये सारी बोन किसमें आती है? मेम्ब्रेनियस बोन में। तो आपका अभी कहां से हो रहा है प्रोडक्शन? मेम्ब्रेनियस बोन, जो हमारी मेम्ब्रेनियस बोन है वहां से अभी प्रोडक्शन है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डिसऑर्डर ऑफ बोन्स, आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिन। लाइक बोन कैंसर हो गया या अदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसमें बोन प्रोडक्शन नहीं कर सकती है, बोन आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द आरबीसी और एरिथ्रोपोइसिस, देन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द आरबीसी प्रोडक्शन? तो आंसर शुड बी द स्प्लिन। स्प्लिन इज अ organ which is responsible for red blood cell production, RBC production. Spleen is a very important organ, आपको प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करता ही है। इट्स लिम्फेटिक ऑर्गन, इट्स ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी, इट्स एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन आल्सो फॉर आरबीसी इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो हेल्प करता है, इतनी सारी है। नेक्स्ट, लिख लिया? एरिथ्रोपोइसिस कंप्लीट, मूव करें। नेक्स्ट, एरिथ्रोपोइसिस जो है कैसे होता है उसकी हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। सो एरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है, कौन कर रहा है, कौन हेल्प करता है? फॉर एरिथ्रोपोइसिस जो हमने कल पूरा प्रोसेस पढ़ा था, वो स्टार्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आरबीसी। अगर आरबीसी का नंबर डिक्रीज होगा तो बॉडी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? क्या होगी? दैट इज हाइपोक्सिया। मेन इशू इज हाइपोक्सिया। एनीमिया होने से भी क्या होगा? हाइपोक्सिया। ये तो मेजर प्रॉब्लम है। बाकी एनीमिया हो रहा है और उससे हाइपोक्सिया नहीं हो रहा तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दो एनीमिया। बट एनीमिया होने से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, दैट इज मेजर प्रॉब्लम, पर्सन विल सफर हाइपोक्सिया। सो व्हेन देयर इज लेस नंबर ऑफ आरबीसी एंड दिस हाइपोक्सिया प्रेजेंट इन द सेल, दिस लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच टू योर किडनी। कहां जाएगा? किडनी के पास। किडनी पढ़ा है सबने? दो होती है नंबर में या एक होती है? हाँ, मे बी सम पर्सन में है वन किडनी आल्सो फ्रॉम बर्थ, होती है बहुत सारों की सिंगल किडनी भी होती है, एंड दे आर लिविंग वेरी वेल, हेल्दी रहते हैं वो। तो इसलिए आप भी अपनी किडनी क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। वेरी गुड। किडनी, in our kidney a specific structure which is known as the functional and structural unit of our kidney, that is nephron. सब जानते हैं इसके बारे में? तो you can help me. In this nephron, the capillaries or the vessels which is taking blood toward this nephron from this side, this is the vessel which is taking blood toward this nephron, this is known as afferent arteriole, and this and the second part जो लेके जा रहा है उसको हम बोलते हैं efferent arterioles. Very good. So this is afferent arteriole and this is efferent arterioles. Now, which of the following part or which of the following structure in our nephron or in our kidney responsible for the production of a hormone which is stimulate the erythropoiesis? The name of the hormone is erythropoietin. So, which part or which cell or which structure in our kidney produce the erythropoietin hormone? रेनल पढ़ा दिया मैंने? है? नहीं पढ़ाया? हाँ, तो भी आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो। 3 हार्मोन पढ़ाए थे मैंने, रेनिन, विटामिन डी एंड एरिथ्रोपोइटिन। तीनों के बारे में लिखा हुआ है, घर जाके पढ़ोगे आप। अभी तो मुझे बताना ही पड़ेगा। आप नहीं पढ़ाया ना, आप नहीं बताओगे? है? और किसी और ने पढ़ाया होता तो हम ब्लेम भी करते, अब मैं नहीं पढ़ाया, क्या ब्लेम करूं मैं? है? कि मैंने पढ़ाया नहीं होगा इसलिए नहीं आ रहा आपको। कौन करता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस? तो सर किडनी। वेरी गुड। किडनी में कौन करता है सर? नेफ्रॉन। अच्छा, नेफ्रॉन में कौन करता है? इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल इज स्पेस, इंटरस्टिशियल कुछ ऑर्गन पार्ट कुछ नहीं होता। कॉर्टिकल है, पेरिट्यूबुलर सेल्स। कहां होती है पेरिट्यूबुलर सेल्स?
है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे, these are the specialized cell which is known as Parkinson cell, and here we have a specialized dark shade macules, finger-like projections, macules, and these macules are known as macula densa. So this is macula densa, and this is Parkinson cell, and this is the JG apparatus. But this JG apparatus is not responsible for the production of erythropoietin. Now, here, which color? Focus मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, उस पे रखो, चाय पे नहीं रखना है. Now this efferent arteriole will move and encircle around this. इसकी encircle करेगा इसे? Yes or no? And it will form. क्या बनाएगा? ये क्या बनी है जैसे बनाई? It is very very shameful. जिन्होंने पढ़ लिया वो भी आंसर नहीं दे रहे. There are two structures जो मैंने बताई थी. One is the peritubular capillaries and second is vasa recta. जो encircle होती है वो peritubular capillaries and जो straight सीधा जाता है that is vasa recta. So these are the peritubular capillaries, and the cell which is present around these structures that is known as peritubular cells. So these are the peritubular cell which is responsible for the production of erythropoietin hormone. याद रखेंगे अब erythropoietin hormone कौन प्रोड्यूस करता है, तो आंसर होगा the peritubular cells, not capillaries. याद रखेंगे the cells which is present around the peritubular structures in our nephron, that is peritubular cells. और वो सेल क्या करेगी, आपके erythropoietin hormone का प्रोडक्शन करेगी. So हमने कहाँ लिखा था, हाँ किडनी तक आगे. किडनी में क्या आएगा, because of the hypoxia kidney will produce क्या हार्मोन, erythropoietin. This erythropoietin hormone is produced by peritubular cell of kidney. Now this erythropoietin hormone is the main hormone which is responsible for the starting process of erythropoiesis. So erythropoietin hormone reaches to the bone marrow, red bone marrow, and then this will stimulate this red bone marrow. इसको stimulate करेगा और यहाँ पे क्या start हो जाएगा, erythropoiesis. So कुछ इस तरह से आपकी बॉडी में क्या होता है, erythropoiesis होता है. इसके बाद वो जो प्रोसेस हमने पढ़ा था, pre-erythroblast आएगा, then उसके बाद आपका तीन जो स्पेसिफिक सेल हमने बनाई थी, बेसोफिलिक erythroblast, polychromatic erythroblast and orthochromatic erythroblast. क्लियर है, हटा दें इसको. सो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ जो उधर लिखा था मैंने, ऐसे ही कुछ लिखा है यहाँ पे भी. स्ट्रीमलाइन कहाँ से आएगी, आपको आरबीसी चाहिए, इसकी स्ट्रीमलाइन कौन देगा, अरे अभी तो पढ़ा है मैंने. किडनी, हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया कहाँ पहुंचेगा, किडनी के अंदर, एंड देन किडनी के पास गया स्ट्रीमलाइन. किडनी ने कैसे सेंस किया, विद द हेल्प ऑफ हाइपोक्सिक सेल, हाइपोक्सिया होने की वजह से. देन उसके बाद एरिथ्रोजेनिन, इट्स अ रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर, जिसके थ्रू क्या बनता है, एरिथ्रोपोइटिन बनेगा. देन फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन का प्रीकर्सर फॉर्म क्या है, एरिथ्रोजेनिन. देन एक्ट ऑन बोन मेरो, जो भी मैंने बोला, और उससे क्या स्टार्ट हो जाएगा, एरिथ्रोपोइसिस. नीचे लिखा हुआ एरिथ्रोपोइसिस, क्विकली आप लोग लिख ले तब तक मैं. हाँ वेरी गुड, सेंस ऑफ जो है वो बहुत अच्छा है आपका. चाय पीऊंगा इसमें, चाय है तो इतना गर्मी और उसमें ये वापस गरम गरम चाय. इसकी जगह कुछ कोल्ड होना चाहिए, है ना, ताकि कूल रहे आदमी. जूस, कोल्ड कॉफी, जूस जो भी होता है, शुगर जो भी होता है वो मैं नहीं खाता हूँ, आपको पहले ही बताया था. सो शुगर वाले प्रोडक्ट जो है वो अवॉइड करते हैं. सो बेटर क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट. छाछ है, छाछ पी सकें, हाँ लेमन वाटर पियेंगे. अभी अपन चाय पीते हैं ना, आप लिखो, लिख लिया. बातें करने के लिए बोला आप लोगों को, क्विकली लिखना है जल्दी. आज मुझे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, उसके साथ में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर और ब्लड क्लोटिंग सब कुछ खत्म करना है. बहुत स्लो चल रहा है, 2 दिन में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, और मुझे ब्लड कार्डियक खत्म होने से पहले ब्लड खत्म करना है. लिख लिया. नेक्स्ट, लास्ट में लिखा हुआ एरिथ्रोपोइसिस, जो ऊपर लिखा सबसे ऊपर वही नीचे लिखा है. नेक्स्ट मूव करें. यस मूव करें. नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी. आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कौन से पार्ट में होगा, स्प्लीन के अंदर. कल हमने पूरा प्रोसेस याद है, पढ़ा था, पूरा हमने डिस्कस किया था स्प्लीन में कैसे डिस्ट्रक्शन होता है, हाउ द आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड इन आवर स्प्लीन. सो द फर्स्ट थिंग इज ड्यू टू एज सेल मेम्ब्रेन बिकम फ्रेजाइल, सो मोर ससेप्टेबल टू hemolysis. Why it is more fragile, because of wearing and tearing effect when moving inside the blood vessels. The next is phagocytic reticuloendothelial cell in all tissue, but specifically in the spleen, which is known as a graveyard of RBC. Graveyard means शमशान, हिंदी में बोले तो शमशान. बोन एंड लीवर. सो प्राइमरली आपका स्प्लीन है. जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, जो आपकी फेगोसाइटिक सेल है, किसके लिए, ब्लड ओल्ड सेल जो ब्लड है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए. कहां पे होती है, स्प्लीन के अंदर, बोन के अंदर और लीवर के अंदर. देन आरबीसी इमर्ज्ड इन हाइपोटोनिक सलाइन बाय ऑस्मोसिस. कल बताया था मैंने, इन स्प्लीन आरबीसी किसमें हो जाती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर. एंड वहां पे अगर बहुत सारे बड़े बड़े पॉइंट्स है तो ऑस्मोसिस से सारा फ्लूइड आ जाएगा सेल के अंदर, एंड दिस विल लीड टू वाटर एंटर इन सेल, एंड सेल फूट जाएगी और वहां से क्या रिलीज हो जाएगा,
एचबी यानी हीमोग्लोबिन, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन। कितना हीमोग्लोबिन होता है टोटल, एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है, इन वन आरबीसी परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इज 33%। कल लिखा है था, याद है? हाँ, अभी मैं आज पूरा सीबीसी पढ़ाऊंगा तो काम आएगा वो, याद रखना तब तक। सो दिस इज द प्रोसेस। नाउ आफ्टर रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या बना, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन फिर से सर्कुलेशन में आएगा, अब इसका क्या होगा आगे जाके, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये सारा प्रोसेस कल मैंने आपको पढ़ाया था, पूरा एक्सप्लेन किया था आपको स्प्लिन के साथ में। आफ्टर एंडिंग दिस ब्लड, लगभग ब्लड एंड होगा तब तक आपका सब कुछ पुराने वालों का एंड हो जाएगा, सारे सिस्टम। और उसके बाद वी आर फ्री टू स्टार्ट एनीथिंग जो हमारी इच्छा होगी, क्योंकि पुराने वाले उसके बाद बोल नहीं सकते, उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो वी विल कंप्लीट द नर्वस सिस्टम, उसके बाद नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्लीट करेंगे। और आई थिंक उसके बाद मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है। रेनल, ऑन्को, सर जेनेटिक्स तो 2 दिन का चैप्टर है, उसमें क्या रखा है। जेनेटिक्स इज नॉट अ मेजर सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट। जेनेटिक्स है, सोशियोलॉजी है, और भी जो है वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा। जो बच जाते हैं एक्स्ट्रा वाले वो सब मेरे ही पास है, जिसके पास टाइम नहीं है वो सब भी मेरे ही पास है। ऐसा ही है, लाइक अब टाइम नहीं है तो फिर मैं उसको खत्म करने में लगा रहता हूँ। तो इसीलिए मेरा सिलेबस सबसे पहले होता है, बिकॉज आई एम अवेलेबल एवरी टाइम, मोस्टली हर टाइम अवेलेबल रहता हूँ, तो मेरा सिलेबस जल्दी हो जाता है, फिर मैं फ्री रहता हूँ। अब मेरा सिलेबस हो गया था आपके लिए, पुराने वालों के लिए, तो अब इनको नए वालों को पढ़ा नहीं सकता डबल, तो क्या करें। तो सर ने बोला ब्लड पढ़ा दो, ब्लड पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद आप लोग चले जाओगे, फिर अक्टूबर वालों के बाद आएंगे जनवरी वाले, वो बोलेंगे सर ये बाकी है, फिर उनका पढ़ाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल से पहले डिस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन हुआ, और आरबीसी डिस्ट्रॉय होने से क्या बना, एचबी हीमोग्लोबिन। आरबीसी डिस्ट्रक्शन लीड टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये दो थिंग से मिलकर बना है, वन इज द हिम एंड सेकंड वन इज द ग्लोबिन, हिम एंड ग्लोबिन। सो दोनों के बारे में हम बात करेंगे, हिम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या बनाता है, एल्बुमिन, ग्लोबिन, फिब्रिनोजन, याद है कुछ, भूल जाते हो आप लोग। प्लाज्मा प्रोटीन, वेरी गुड। पहले इसकी बात करेंगे फिर इसकी बात करेंगे, दोनों को अलग अलग समझते पूरा। हीमोग्लोबिन दो पार्ट में हम ब्रेक कर देते हैं इसको, हिम एंड ग्लोबिन। सो दिस इज द हिम एंड दिस इज ग्लोबिन। हिम की बात करें तो यहाँ पे दो मेन थिंग्स होते हैं हिम के अंदर, वन इज द फेरस दैट इज आयरन, Fe plus plus, and the second one is biliverdin. So second one is the porphyrin. Porphyrin. There are two components. One is the ferrous, that is iron, and the second one is porphyrin. Ferrous iron है, ये आपके सर्कुलेशन में वापस जाएगा और आपके लीवर में जाके वापस क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। स्टोरेज फॉर्म ऑफ फेरस इज, स्टोरेज फॉर्म इज फेरिटिन एंड मूविंग फॉर्म इज ट्रांसफेरिटिन। तो ये जो फेरिन है ये जाके आपके फेरिटिन फॉर्म में लीवर में जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होगा, एंड व्हेन रिक्वायर्ड इट विल कम आउट फ्रॉम द लीवर और वापस ट्रांसफेरिटिन में मूव करके वापस इसे आरबीसी फॉर्मेशन या जो भी करना है इसे बन जाएगा। तो ये तो आपका वापस क्या हो गया, रीयूज हो गया। सो फेरस या आयरन क्या हो गया, रीयूज हो गया। ये तो क्लियर। अब हमारे पास क्या बचा, पोरपायरिन। पोरपायरिन की बात करें तो दिस पोरपायरिन की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे इसके अंदर एक रिंग होती है, फोर पायरोल रिंग होती है इसके अंदर। Now this porphyrin will be converted into yellow, or sorry, not yellow, green, will be converted into a green pigment that is biliverdin. This is a ग्रीन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट है, ग्रीन। अगर आप इसको देखेंगे तो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, इसलिए ग्रीन पिगमेंट हम इसको बोलते हैं। पोरपायरिन किसमें बना, पायरोल। तो इसकी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो पायरोल ही बना, ये तो इसी के अंदर ही होता है, पायरोल चार रिंग होती है जिससे पोरपायरिन बना हुआ है, और ये पोरपायरिन से क्या बना, बिलिवर्डिन। नाउ दिस बिलिवर्डिन विल बी लोडेड ऑन ए व्हीकल, एक व्हीकल है ट्रांसपोर्टेशन वाला, उस पे लोड होगा और ये कहां पहुंचेगा, लीवर के पास। नेम ऑफ दैट व्हीकल इज, कौन सा व्हीकल है जो इसको स्प्लीन से उठा के लीवर में लेके आएगा, यूडीपी एंजाइम, वेरी गुड। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, मैंने अगर आपको दो पार्ट पढ़ाए थे ब्लड के, वन इज द प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज सेल। इन प्लाज्मा वी डिस्कस अबाउट अ मेजर प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन, एंड इन एल्बुमिन वी मेंशंस दैट एल्बुमिन इज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ बिलिवर्डिन फ्रॉम द स्प्लीन टू लिवर। अगर नहीं तो आप देख सकते लिखा हुआ है वहां पे, एंड इट इज शोइंग दैट यू आर नॉट रीडिंग, आप पढ़ नहीं रहे हो। मैंने 2 दिन पहले ही लिखवाया था एल्बुमिन के अंदर, तो आप देख लो, नहीं तो आपको लग रहा होगा सर ऐसे ही बोल रहे हैं, पढ़ाया था। सो वो यहाँ वही प्रोसेस हम पढ़ेंगे अभी, कि बिलिवर्डिन जो बना है इसको कहां लेके जाना है, लीवर के पास। तो यही रीजन होता है when person is having lack of albumin, and because of lack of albumin patient is developing jaundice, that is known as pre-hepatic jaundice, क्योंकि वो लीवर से पहले जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें प्रॉब्लम है, उसकी वजह से jaundice हो रहा है। So biliverdin with the help of albumin, with the help of albumin कहाँ जाएगा, लीवर के अंदर, it will be transported, albumin transport to किस ऑर्गन में, लीवर में। So biliverdin कहाँ पहुंच गया, लीवर में।
In the liver, this biliverdin is a highly toxic component. ये biliverdin क्या है, बहुत ही ज्यादा toxic and water insoluble. Water insoluble. Biliverdin is a very toxic component. It is a water insoluble green pigment. Now this will be reached into the liver with the help of albumin. After reaching in the liver we have a specific enzyme, that is UDP. With the help of this UDP, this biliverdin will be converted into bilirubin. Yeah, bilirubin. And this bilirubin is a yellow pigment. कौन सा एंजाइम है ये? UDP GT. UDP is the uridyl. Oh, मैंने उल्टा लिख दिया ये. URIDYL. Uridyl diphosphate. UDP convert the biliverdin into bilirubin. Now this bilirubin is a less toxic and water soluble component. This bilirubin is a less toxic as well as water soluble. Less toxic, water soluble. Clear? Now this bilirubin will be again ये plasma blood में mix हो जाएगा, mix into your circulation and reach to your two body system in GIT or in urinary. In GIT it mix with GIT के अंदर जाएगा और किसके साथ मिक्स होगा? स्टूल के साथ. जब आपका बिलिरुबिन GIT के अंदर पहुंचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्कोबिलिरुबिन. एंड व्हेन बिलिरुबिन रीच इनटू योर यूरिनरी सिस्टम, यूरोबिलिनोजन या यूरोबिलिरुबिन एंड स्टर्कोबिलिरुबिन. यस, याद रहेगा. सो इन GIT ये क्या बन गया? स्टर्कोबिलिरुबिन और बिलिरुबिनोजन, ऐसे भी बोलते हैं, एक ही बात है दोनों. और इन यूरिनरी यूरोबिलिनोजन या बिलिरुबिन, दोनों एक ही बात है. और फिर ये यहां से किसके थ्रू आउट हो जाएगा? स्टूल में मिक्स होके बाहर और यहाँ पे यूरिन में मिक्स होके बॉडी से आउट. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ हिम. ये किसका प्रोसेस था? हिम का प्रोसेस था. लिख लिया? नहीं लिखा? तो ये है हिम के बारे में ऊपर से. लिख लिया? सो स्टर्कोबिलिनोजन अगर क्वेश्चन आता है तो कहां पे होगा ये फॉर्म? स्टर्कोबिलिनोजन इज इन GIT एंड यूरोबिलिनोजन इज इन यूरिनरी सिस्टम. ऊपर करें, मूव करें ऊपर. सो नेक्स्ट इज दिस इज फिनिश्ड, रीयूज हो गया एंड 4 पाइन से एंड प्रोडक्ट बना. तो आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, ये प्रूव होता है. इतना छोटा सा थिंग्स भी आप भूल रहे हो तो आप नहीं पढ़ते हो. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है. नहीं पढ़ोगे तो फिर मार्क्स कमाएंगे, ट्यूसडे के पेपर में कमाएंगे, फिर संडे टेस्ट में कमाएंगे, बाद में एग्जाम में कमाएंगे, प्री में कमाएंगे, मेंस में कमाएंगे, फिर अगला नोट सेट आएगा है. तो क्यों करना है ऐसा? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. रटना बंद करो, समझना स्टार्ट करो. कौन कहां किसको लेके जा रहा है उसको समझो. ठीक है, मूव करें ऊपर. नेक्स्ट. यस, हाँ जी, कुछ नीचे करना है, ऊपर वाला नहीं लिखा अभी तक. अरे ये वापस स्टार्ट हो गया. अभी थोड़ा बहुत याद है वो बुला देगा ये. ऊपर करें. नेक्स्ट. अरे प्रताप, प्रताप लिख लिया? स्टर्को बिलिरुबिन और बिलिरोजन दोनों एक ही बात है. बिलिरोजन लिखा हुआ तो भी वो एक ही बात, अलग अलग नहीं है ना. मूव करें ऊपर. लिख लिया? ये एंड हो गया. नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है जेटी में आपका स्टर्को बिलिरुबिन और बिलिरोजन, और यूरिनरी में यूरोबिलिनोजन, और ये दोनों बॉडी से आउट हो गए यहां से. नेक्स्ट. नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट बचता है वो अपने पास क्या है? ग्लोबिन. सो ग्लोबिन जो है वो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है. ग्लोबिन इज आल्सो नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट. ग्लोबिन भी कहां काम आएगा? जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है उसमें आपका काम आ जाएगा ग्लोबिन. इट इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट. तो ग्लोबिन भी वापस क्या हो जाएगा?
रीयूज होगा। ग्लोबिन के बारे में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ग्लोबिन के स्ट्रक्चर के ऊपर आपको पता होना चाहिए। तो ग्लोबिन की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसमें 4 स्पेशलाइज्ड चेन होती है, जो हम आगे अभी हीमोग्लोबिन में भी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबिन के ऊपर मूव करें, इधर लिखता हूं ग्लोबिन। ग्लोबिन की बात करें, इन ग्लोबिन देयर आर स्पेशलाइज्ड चेन ऑफ अल्फा चेन एंड बीटा चेन। इन ग्लोबिन देयर आर 4, यहाँ पे कितनी चेन होती है इसके अंदर? 4 चेन्स होती है, और इन 4 चेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। देयर आर 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है, जो एक दूसरे से एनलप होती है। इट्स अ पॉलीपेप्टाइड चेन। अल्फा चेन और बीटा चेन ये कौन सी चेन होती है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के साथ बनी हुई होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन। बोथ आर पॉलीपेप्टाइड चेन। ये भी पॉलीपेप्टाइड है, ये भी क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि वन अल्फा चेन और वन पॉलीपेप्टाइड अल्फा चेन कंटेन हाउ मेनी अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, बाकी इसका तो क्या हो जाएगा, वापस रियूज हो जाएगा, बट ये इसकी स्ट्रक्चर्स आपको पता होनी चाहिए। सो वन अल्फा चेन कंटेन, इट्स नॉट टू, दो में नहीं, एक ही बात कर रहे हैं, दो करना है तो डबल करना पड़ेगा आपको। सो वन अल्फा चेन कंटेन हम बात कर रहे हैं, वन अल्फा चेन कंटेन हाउ मेनी अमीनो एसिड, कितने नहीं पता, 141 अमीनो एसिड। एंड वन बीटा चेन कंटेन, ये सेम लिखना है, वन बीटा चेन कंटेन 146 अमीनो एसिड। याद रहेगा या भूल जाओगे? सो दिस इज द कंप्लीट एंड आपका प्रोडक्ट जो भी बन रहा है वो सारा। और यही रीजन होता है कि जब बच्चों के अंदर जो प्रीटर्म और जो टर्म बेबी होते हैं, बर्थ के बाद उनमें जॉन्डिस होने का चांसेस ज्यादा होता है। व्हाई? बिकॉज इन चाइल्ड द नंबर ऑफ आरबीसी इज वेरी हाई, आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है बच्चों में। द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज वेरी शॉर्ट, the UDPGT or the liver is immature, UDPGT is very low, and due to this albumin is also low. Because of these all reason, the child have the higher chance for developing jaundice compared to adult. And in the most of the children we have the physiological jaundice in every child, most of the child have the physiological jaundice, वो होना common है, it should not be pathological, बस physiological है वो होगा, और कुछ दिन फोटोथेरेपी देके ठीक हो जाता है, कुछ नहीं करना होता। चलिए आगे मूव करें, नेक्स्ट मूव करें। अरे लिख लिया, ये इतना लाइन लिखने में इतना टाइम लगा। नेक्स्ट कुछ टर्म्स लिखी हुई है जो आपने पहले भी पढ़ी होगी। व्हाट इज पॉइक्यूलोसाइट? दैट इज abnormal shaped cell. Normal shape of RBC is biconcave disc shape, disc and biconcave, this is a normal shape, but if RBC is having like this shape, this is an abnormal shaped RBC, and this type of abnormal shaped RBC is known as poikilocyte. याद रहेगा? If RBC has unequal size, normal size of RBC is 7.5 micron, but in our blood when you are checking the size of RBC, one RBC is 10 micron, one is 5 micron, one is 7 micron. These are the shape of RBC which is in unequal shape. The unequal shape of RBC is known as anisocytosis. Anisocytosis, aniso means unequal, cytosis means cell, RBC, anisocytosis. कल आपको बताया था मैंने 3 types of cell, RBC, WBC and platelets. The RBC and WBC are the complete or whole cell, याद है? And the platelet is a fragmented cell. If this type of fragmented cells are present in the blood, this condition is known as cystocyte. This is known as cystocyte, is a fragmented part of a red blood cell and indicate increased hemolysis. जो प्लेटलेट है वो तो नॉर्मल फ्रेगमेंटेड पार्ट है, बट यू सी द रेड कलर स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ अ सेल इन ब्लड, नॉर्मली देयर इज नो फ्रेगमेंटेड रेड कलर पार्ट इन आवर ब्लड। प्लेटलेट का कलर रेड नहीं होता है, वो नॉर्मल व्हाइटिश तो कलर वही रहेगा, येलो व्हाइटिश कलर, बट इसकी अगर हम बात करें तो रेड कलर, आरबीसी के छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन ब्लड, दैट इज नोन एज सिस्टोसाइट। क्लियर? एंड ये किसको इंडिकेट कर रहा है? इट इज एन इंडिकेशन फॉर hemolysis, RBC destruction हो रहा है, that is an indication for hemolysis. So this is the end of red blood cell, end of red blood cell. रेड ब्लड सेल बाहर आउट हो गया, अब इसके अंदर एक और होता है वो पढ़ना है, वो क्या है? हीमोग्लोबिन, एचबी। लिख लिया? तो मूव करें नेक्स्ट। ये तो सिंपल सी फॉर्म है, हीमोसिड्रिन। हीमो यानी तो सेम आपका हीमोग्लोबिन वाला पार्ट हिम, और सिड्रिन मींस आयरन। सो आयरन की जो स्टोरिंग फॉर्म होती है, इट इज आयरन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स इन रेड ब्लड सेल, नॉट इन बॉडी, इट इज इन रेड ब्लड सेल। आपकी जो रेड ब्लड सेल में जो आयरन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर जो फॉर्म बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज नोन एज हीमोसिड्रिन। ओनली फाउंड विद इन सेल, सिर्फ किसके अंदर होगा? रेड ब्लड सेल के अंदर, बाहर नहीं होता ये। कलर अगर हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स की, तो ये कलर देगा आपको ब्राउन कलर, हीमोसिड्रिन।
मूव करें नेक्स्ट। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीसी। अब तो पूरे खत्म हो गया, अब लास्ट में इसके फंक्शन तो आप ही बता ही सकते हो। आरबीसी के फंक्शन क्या होंगे? रेड ब्लड सेल क्या करती है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इधर उधर ले जाने का काम, और कुछ काम नहीं है। दैट इज स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ आरबीसी, दैट इज द डिटरमिनेशन ऑफ योर ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुप भी डिटरमाइन कौन करवाता है? आरबीसी। सो रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट द O2 and CO2 and it will also carry antigen like A and B agglutination RH factor which help in determining your blood group। तो आपके ब्लड ग्रुप कैसे है, क्या है, वो सब भी पता चलता है आरबीसी से, बिकॉज ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी देयर आर स्पेसिफिक agglutinations like A, B और RH फैक्टर जो आपको इंडिकेट करेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। नेक्स्ट आरबीसी क्लियर है? नेक्स्ट इज on the surface of RBC there are specific antigen which is known as antigen A, or we can say agglutination A and B, and RH factor A and B will help you ABO blood grouping system, and RH factor will help you RH system। RH system क्या इंडिकेट करता है? पॉजिटिव ग्रुप और नेगेटिव ग्रुप, जानते हो आप? पॉजिटिव या नेगेटिव ग्रुप है वो बताएगा आपका RH फैक्टर, एंड ए बी एंड ओ जो चार हमारे ग्रुप होते हैं वो बताएगा आपका ये ए एंड बी एग्लूटिनोजेंस। नेक्स्ट वेरिएशन इन द नंबर ऑफ आरबीसी। नाउ अभी तक हमने पढ़ा नॉर्मल जो था, अगर इसका नंबर में अप डाउन होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती है। सो यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई है, सो हम इसको यहाँ नहीं देखते हैं, हम उधर चलते हैं आगे, हमारे हिसाब से लिखते हैं, तो छोटा मोटा लिखा है। आरबीसी रेड ब्लड सेल में वेरिएशन क्या क्या हो सकता है? आरबीसी वेरिएशन, तो वेरिएशन दो टाइप के हो सकते हैं, दो हो सकते हैं वेरिएशन इन रेड ब्लड सेल, आइदर इट कैन इंक्रीज और आइदर इट कैन डिक्रीज। या तो इंक्रीज हो सकती है या क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, दो ही तो वेरिएशन आ सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज इंक्रीज रेड ब्लड सेल और सेकंड वन इज डिक्रीज रेड ब्लड सेल। Increased red blood cell which is also known as that is polycythemia, and the decreased red blood cell is known as that is anemia, that is anemia। now first हम बात करेंगे increase, then उसके बाद हम बात करेंगे decrease। polycythemia can be occur with two state, this may be physiological polycythemia, physiological, and this may be pathological। so if the red blood cell is very high in your body and there is no disease condition present in the body, that is known as physiological polycythemia, and if there is a disease condition in your body and that increasing the red blood cell count, that is known as pathological polycythemia। so pathological means due to any disease condition and physiological means normal। I will give you the example also in which conditions, in which normal conditions RBC will increase and in which disease condition RBC will increase। तो meaning clear हो गया? physiological increase in the red blood cell is due to without any disease condition, and pathological is because of due to any disease condition। examples की बात करें like in our India और in world wide अगर हम बात करें तो जो हम लेवल देखते हैं, आप कहीं अगर रेलवे स्टेशन पे गए अलग अलग, तो वहाँ पे जो नाम होता है उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, हाइट फ्रॉम समुद्र तल से ऊंचाई, हाइट फ्रॉम सी लेवल, और उसके आगे किलोमीटर या जो भी हाइट मीटर में होती है वो लिखी होती है, देखा है सी लेवल से इतना ऊपर है, वो क्यों लिखा होता है? सो वो क्यों रेलवे वाले लिखते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमारा जो मेन रोल है वो है ऑक्सीजन। व्हेन यू आर गोइंग इन अपर साइड फ्रॉम द सी लेवल द लेवल ऑफ ऑक्सीजन विल reduce, जैसे जैसे आप आपका जो एल्टीट्यूड है वो इंक्रीज होगा, यानी यू आर गोइंग इन हायर एल्टीट्यूड एरियाज द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन एयर विल बी रिड्यूस्ड, एंड व्हेन यू आर एट द सरफेस लेवल योर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन आवर एयर इज वेरी हाई, जो 21% हम बात करते हैं, दैट इज एट द सरफेस लेवल, नॉट एट द हायर एल्टीट्यूड। लाइक इन केस ऑफ जम्मू कश्मीर और इन हिमाचल, these areas are very high altitude areas जिनका altitude क्या बहुत ही ऊंचा है, लेकिन in case of राजस्थान और दिल्ली और जो ये हमारे एरियाज है, these are the surface area and the altitude is very low, normal zero, यहाँ तो लगभग हम जीरो तो नहीं है पर आसपास ही है, तो यहाँ ऑक्सीजन अच्छी होती है। प्रॉब्लम क्या होता है इससे? इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इफ यू सी द स्टेमिना, the person who is living in a hilly area like in Himachal or in Kashmir, the persons are very strong person, and if you are living in a plain area you are compared to them very weak person, आप बहुत वीक होंगे। अगर आप दोनों पर्सन्स को रनिंग करवाएंगे डेफिनेटली यू विल लूज, आप हार जाएंगे। जैसे ये रेस होती है 100 मीटर 200 मीटर, ये और एक पर्सन था पहले जो बहुत फास्ट भागता था, अभी भागता होगा पता नहीं कौन था, अरे नीरज चोपड़ा कहाँ भागता है? नॉट इन इंडिया, नॉट इन इंडिया, इन वर्ल्ड वाइड दैट इज उसेन बोल्ट, द पर्सन हु इज रनिंग वेरी फास्टली, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है बहुत सारे, जिसने 100 मीटर को सबसे फास्ट क्रॉस किया सारे, वो पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी कंट्री का है? सो व्हाटएवर कंट्री, जो भी उसकी कंट्री है जहां से वो बिलोंग करता है, पर उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझे। इन
करंट टाइम कंट्री विच इज नोन एज केनिया, केनिया जानते हो? वहां का एल्टीट्यूड लगभग हाईएस्ट एल्टीट्यूड में हम देखते हैं केनिया का। एंड वहां पे जो भी ये स्पोर्ट्स गेम जो भी होते हैं उनके कैंप लगते हैं केनिया में। क्यों लगते हैं? क्योंकि आप लोगों को वहां जाकर ट्रेनिंग देंगे। अब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या मिलेगा वहां पे? अरे आप कभी घूमने गए होंगे, हिमाचल गए या कभी जम्मू कश्मीर गए, तो वहां आते लोग तो अब नहीं होगा, होता है। क्यों होता है? बिकॉज यू आर एट हायर एल्टीट्यूड और आपकी बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ आरबीसी है वो वही है जो पहले था, और आपकी डिमांड जो है वो बॉडी में फुलफिल नहीं हो रही है। सो वहां के लोगों का जो आरबीसी का अमाउंट होता है, आप एक पर्सन जो हिमाचल में लीव करता है, यहाँ लीव करता है, दोनों का आरबीसी देखना, उसका आरबीसी ज्यादा मिलेगा और आपका आरबीसी कम मिलेगा। उसका रीजन होता है बिकॉज ऑफ दे आर लिविंग इन हायर एल्टीट्यूड एरिया, और वो हाई एल्टीट्यूड में रहने से उनको बेनिफिट कब मिलेगा? जब वो प्लेन एरिया में आएंगे। इसलिए तो जब गेम होते हैं और अगर प्लेन एरिया में गेम होता है तो उस हाई एल्टीट्यूड वाला वो इजीली जीत जाता है, क्योंकि उसको कुछ फील नहीं होता, वो इजीली भाग लेता है, उसको कुछ सांस नहीं फूलता है। लेकिन अपने 100 मीटर भागो यार, फेफड़े बाहर आ जाएंगे। होता है नहीं होता? इट इज वेरी कॉमन। सो दैट इज द फिजियोलॉजिकल इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी फिजियोलॉजिकल इंक्रीमेंट ऑफ आरबीसी बिकॉज ऑफ द हायर एल्टीट्यूड कंडीशन। तो एग्जांपल फॉर दिस फिजियोलॉजिकल कंडीशन फर्स्ट इज हाई एल्टीट्यूड। क्लियर? और क्लियर है? पहला एग्जांपल, जहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, बॉडी के अंदर डिमांड फुलफिल नहीं होगा, और फिर आरबीसी का प्रोडक्शन क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा, एरिथ्रोपोइटिन आएगा, आरबीसी बढ़ेगा, और जब नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन कम भी होगा, तो ले जाने वाले ज्यादा है तो ज्यादा ले जा पाएंगे, सो बॉडी में डिमांड फुलफिल हो जाएगा। इसीलिए जो लोग हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं उनका ऑक्सीजन क्या होता है? ज्यादा, सॉरी उनका आरबीसी क्या होता है? ज्यादा कंपेयर टू है सरफेस लिविंग, जो सरफेस एरिया में रहता है उसका आरबीसी लेवल कम रहता है। क्लियर? नाउ दोस पर्सन हु आर एक्टिवली डूइंग योगा, बिकॉज टुडे इज अ वर्ल्ड योगा डे, सुना होगा 21 ऑफ जून इज सेलिब्रेटेड एज ए, हाँ यही बोल रहा हूँ, टुडे इज मतलब आज ही होता है, इट्स एन इंटरनेशनल योगा डे। सो दोज हु आर एक्टिवली इन्वॉल्विंग इन योगा एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, देयर नंबर ऑफ आरबीसीज आर कंपैरेटिवली हाई कंपेयर टू दोज हु आर कंटीन्यूअसली स्लीपिंग। जो सोते रहते हैं उनके कंपेयर में एक्सरसाइज करने वालों की आरबीसी क्या होगी? ज्यादा। तो एक्सरसाइज, योगा, एक्सरसाइज करने से बॉडी की डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से आपकी बॉडी में आरबीसी का नंबर भी ज्यादा होगा, तो आपका फिजियोलॉजिकल इंक्रीमेंट होगा। एक्सरसाइज के बाद, लाइक इन सम केसेस, लाइक आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, एंड स्पेसिफिकली दोज आर ईटिंग ह्यूज अमाउंट, जो कम खाते हैं और जो ज्यादा खाते हैं। इफ यू आर ईटिंग अ ह्यूज अमाउंट, योर आरबीसी विल आल्सो मच ग्रेटर कंपेयर टू दोज हु आर दुबले पतले कम खाने वाले, उनके कंपेयर में आरबीसी कम होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा? जब खाना ज्यादा खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा करना पड़ेगा, और मेटाबॉलिज्म होता है तो सारा ब्लड किधर से हो जाता है? जीआईटी के अंदर, तो इधर कम हो जाता है, इधर कम होता है तो इसको ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करता है, इसलिए तो नींद आती है फिर खाना खाने के बाद। क्यों आती है? क्योंकि यार ऑक्सीजन तो यहाँ गई, इधर तो ऑक्सीजन ही नहीं है, और ये बोलता है मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर। सो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए बॉडी विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ आरबीसी। Those chronically eating large amount of food, they will have the more RBC compared to those eating small amount of food regularly. Clear? So these are few examples in which your RBC will be high, and this is not a disease condition. This is because of a physiological condition. Clear? In case of pathological polycythemia, this is because of any disease condition, and most of the patient will have high number of RBC, and that is related to respiratory disease. Respiratory disease. Like in case of emphysema. Emphysema जानते हो? Barrel shaped chest. गोल गोल हो जाता है, anterior posterior diameter is equal to, normally it is not equal, normally is 1:2 होता है, but when anterior posterior diameter is equal 1:1, that is known as emphysema, overdilation of permanent overdilation of alveoli, that is chest पूरा ऐसे पूरा राउंड हो जाता है बॉडी का, ये पूरा ऐसे गोल गोल, ये पूरा फूल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? emphysema. So in case of emphysema, person will have the less amount of oxygen in the body, and to increase the oxygen level in blood, body will increase the red blood cells, but it is due to any disease condition, that's why it is known as pathological polycythemia. Other respiratory disease like TB or any other chronic bronchitis, COPD, these all are will increase the number of RBC. Clear? तो आपका पहला कंप्लीट हो गया, क्या था? लेवल ऑफ इंक्रीज होना आरबीसी का, दैट इज पॉलीसाइथेमिया। सेकंड क्या है? आरबीसी का लेवल डिक्रीज होना, और ये डिक्रीज हो सकता है, अगेन दो टाइप पढ़ेंगे इसमें भी, या एक रखें? ये भी क्या होगा? फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एनीमिया, in which state the number of RBC will reduce without any disease condition. Physiological anemia. So there is only one condition which reduce the RBC level, and it is we can say it's a false anemia. It's not a real anemia. It's not a true anemia. It's a pseudo anemia, because number of RBC is still same. Number of RBC is still same, but the amount of fluid or plasma will increase. That condition is known as hemodilution. So physiological anemia only present when person have the hemodilution. Otherwise anemia जो है वो कभी भी physiological possible नहीं है. So यहाँ पे सिर्फ एक ही state है, वो क्या है? Pregnancy, और we can say hemodilution. Any other condition जहाँ पे hemodilution हो रहा है वहाँ भी आपको ये देखने को मिल सकता है, like pregnancy और hypervolemia, hemodilution, or we can say pregnancy. Yes, clear? पैथोलॉजिकल इसमें तो लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं। पैथोलॉजिकल एनीमिया मल्टीपल कंडीशंस है नहीं है? लाइक एनी टाइप ऑफ कंडीशन व्हिच डिस्ट्रॉइंग द आरबीसी, लाइक यस सर बहुत सारी है, लाइक पता नहीं सर, अरे बहुत सारी कंडीशन होती है जहां पे आरबीसी कम हो जाती है, बताओ। किडनी डिजीज, व्हेन एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इज नॉट देयर, द आरबीसी लेवल विल रिड्यूस. So first major problem is kidney problems. Whenever person is having kidney disease, the RBC level will reduce. Lack of iron, iron नहीं होगा तो RBC स्टिमुलेशन तो मिल रहा है, होता है घर में टैंक है, मोटर लगा रखी है, मोटर तो चल रही है पर पानी नहीं है टैंक में, ऊपर कहां जाएगा? पॉसिबल है?
सेम वही की प्रोसेस, तो एरिथ्रोपोइटिन बोल रहा है बनाओ आरबीसी बनाओ आरबीसी बनाओ, बोन मेरो बोल रहा है हाँ बनाओ बनाओ, लेकिन बनाए किससे है? खाना बनाने के लिए बोल रहे हो, खाना बनाओ बनाओ बनाओ, आटा तो है नहीं, किससे बनाए? बोल रहे हो सब बनाओ बनाओ, बनेगा नहीं, तो आपका आयरन डेफिशिएंसी है। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड क्रोनिक डिजीज, मल्टीपल पैथोलॉजिकल डिजीज लाइक किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, जो सारी डिजीज है सब में क्या होगा, आपको ये पैथोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलेगा। ये लिखना है सारा और कुछ नहीं, मेरा वेट करें, मैं लिखूंगा तभी लिखोगे। किडनी डिजीज, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, कैंसर, कीमोथेरेपी। So these are the multiple factor, और भी बहुत हर disease, every disease affect this level of RBC. So this is the variation in RBC. Complete यहाँ तक? मूव करें? लिख लिया? नहीं लिखा? So these are the variation of RBC. ऊपर लिखा हुआ है RBC variation, variation in RBC. Variation in RBC, there are two types of variation. One is increase, or second one is decrease. Increase is known as polycythemia, and decrease is known as anemia. Both condition will occur with two specific conditions like physiological and pathological. Physiological in absence of any disease, it's normal condition, and pathological because of any disease condition. And the four parts जो हमने यहाँ पे discuss किए, clear? ऊपर करें? So these are the four types. हाँ समझ में? आगे कंपेरिजन में पीछे ज्यादा बैठते हैं, अरे आगे खाली है, आगे बैठो आराम से, वो देखो वहाँ पे खाली पड़ी सारी है, है 1 मिनट अभी तो सर ने पढ़ाया, श्री सर ने। ग्राम हीमोग्लोबिन वो अभी निकालूंगा मैं सारा, 1 यूनिट 1 ml 1 लीटर सब कुछ अभी निकालते हैं, आपको सारा सिखाएंगे कैसे, और हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे आरबीसी के अंदर, एमसीवी एमसीएचबी सारा भी बताता हूं मैं। यस हाँ जी। और स्मोकिंग विल इंक्रीज, स्मोकिंग इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इट विल इंक्रीज, बट स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, दैट इज प्रॉब्लम। यस है क्या? नो नो इट इज नो एंजाइम, हां ऐसे निकलता है, हां इट्स मैच्योरेशन प्रोसेस, इट्स आरबीसी मैच्योरेशन प्रोसेस, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इज वर्किंग एवरीवेयर, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इज देयर, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। क्लियर? भाई बना लिया? मूव करें नेक्स्ट। तो ये लिख लिया, वेरिएशन पूरा हो गया। यहाँ पे जो अभी लिखा हुआ वो अभी आपने लिखा वही है, वापस कुछ नहीं लिखा? 1 ग्राम में कितना हीमोग्लोबिन होता है 1 ml में, और 1 लीटर में कितना होता है, और 1 लीटर में कितना होता है, उसको सारा जो कैलकुलेशन है मैं अभी निकालूंगा, जहां मैं आपको पीसीवी पढ़ाऊंगा, पेट सेल वॉल्यूम, हेमेटोक्राइट, मेन कॉर्पस्कल वॉल्यूम, मेन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन, मेन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एंड जो भी है सारा अभी मैं निकालूंगा और सारा आपको बताएंगे, और फिर आप सीबीसी कंप्लीटली देख पाएंगे, रेड ब्लड सेल को समझ पाएंगे। क्लियर? मूव करें आगे नेक्स्ट, हटा दें। वेरिएशंस पढ़ लिया, क्लियर क्लियर है, पॉलीसाइथेमिया हो गया, और ये फिजियोलॉजिकल हो गया सारा। न्यूबॉर्न भी है, इसका फिजियोलॉजिकल कंडीशन ये भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज न्यूबॉर्न बेबी इज हैविंग नॉर्मली फिजियोलॉजिकली हाई नंबर ऑफ आरबीसी, पैथोलॉजिकल एम्फाइसीमा एंड एनीमिया ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। बस नेक्स्ट, वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबीसी, अगर साइज जो है अलग अलग साइज बढ़ती है कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सो माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइट्स यानी स्मॉल साइज ऑफ आरबीसी, इफ द आरबीसी इज इन स्मॉल साइज दैट इज नोन एज माइक्रोसाइटिक आरबीसी, माइक्रो मींस स्मॉल, एंड नॉर्मल साइज आरबीसी इज नॉर्मोसाइट और नॉर्मोसाइटिक आरबीसी, एंड इफ इट इज larger than normal size it is known as macrocytic RBC. So macrocytes are macrocytic RBC. Size, वो करें नेक्स्ट। कुछ वैल्यूज हैं जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, लाइक आपने जो सीबीसी हम रिपोर्ट पढ़ते हैं वहां पे बहुत सारी वैल्यूज आती है, और उन वैल्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में कभी पूछ ले या कोई घर वाले भी पूछ ले तो आपको शर्मिंदगी ना फील हो, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। होता है लाइक किसी ने ऐसे एक्सरे दिखाया, आपने भी देखा हाँ एक्सरे तो है, कहाँ का है? चेस्ट का है। सो एक पर्सन ऐसे एक्सरे देख रहा है, देखने के बाद कुछ तो है, तो यहाँ पे कुछ तो लग रहा है, घर वाले पूछ रहे क्या लगा है? लग तो है, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, बाकी कुछ तो है। बाद में मैंने उसको बोला पहले इसको इधर घुमाओ ऐसे, क्योंकि ये उल्टा है, चेस्ट ऐसे नहीं होता, चेस्ट ऐसे होता है, लंग्स नीचे से ऊपर नहीं जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, सो उल्टा है, और पोस्टीरियर एंटीरियर नहीं है, वो एंटीरियर पोस्टीरियर एपी व्यू है, तो उसको एंटीरियर पोस्टीरियर करो, फिर उसके बाद स्टडी करना आगे पढ़ो इसमें क्या है वो बाद में आएगा, पहले इसको सही देखना स्टार्ट करो।
तो सबसे पहले यही होता है कि जब भी कोई फिल्म उठाओ तो उसको करेक्ट होल्ड करना सीखें। ऐसा ना हो उसके नहीं पता हो तो क्या करना है, उस पे नाम लिखा होता है ना, नाम पेशेंट का नाम और उसका इंटीरियर पोस्चर लिखा होता है, वो करेक्ट और सीधा होना चाहिए। उसको उल्टा पकड़ोगे तो उल्टा दिखेगा, तो वो देख लो कि सीधा किधर है, तो आपका एक्सरे सही रहेगा। वो तो ठीक है, ऐसे तो कर लो कम से कम, बाकी बाद में समझ आए नहीं आए वो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो अभी सीबीसी तो मैं बता देता हूँ, एक्सरे बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी कौन पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं। तो क्या पता वो सर के पास टाइम नहीं होगा, तो देखते हैं। हाँ, ये क्या नीचे वेरिएशन इन द शेप ऑफ आरबीसी, सिकल सेल जो होती है, सिकल सेल जानते हो, ऐसी आरबीसी हो जाती है सिकल सेल, दैट इज सिकल सेल एनीमिया, जो हम पढ़ेंगे आगे। ब्लड के अंदर डिजीज है ये, ब्लड कैंसर है, उसको हम पढ़ेंगे आगे। सो दिस इज द श्रिंकिंग ऑफ द आरबीसी दैट लीड टू सिकल सेल आरबीसी, सिकल सेल्स और सिकल सेल्स। शेप, नॉर्मल जो शेप है बाइकॉन्केव शेप, उसका किसमें कन्वर्ट होना, सिकल शेप में। सिकल का मतलब होता है वो जैसे वो घास काटने जाता है, हाँ हसिया, हिंदी में बोलते हैं हसिया, वो घास काटने का जो होता है ऐसे शेप, वो या फिर फिल्मों में ना, साउथ की फिल्मों में वैसे लगे वो लेके भागते हैं, वो वाला हसिया। नेक्स्ट, द फर्स्ट वन इज आरबीसी के बारे में कुछ पॉइंट्स जो है वो पढ़ते हैं यहाँ पे वन बाय वन, और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन। अभी तो हीमोग्लोबिन भी बाकी है, क्या हो गया, हीमोग्लोबिन तो पढ़ रहे हैं। सो पीसीबी और पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमेटोक्रेट वॉल्यूम एचसीवी। व्हाट इज पैक्ड सेल वॉल्यूम और व्हाट इज एचसीवी, हेमेटोक्रेट वॉल्यूम? फर्स्ट क्वेश्चन इज बोथ आर सेम और बोथ आर डिफरेंट, पीसीबी एंड एचसीवी। मेन तो मैंने बता दिया, पैक्ड सेल वॉल्यूम एंड हेमेटोक्रेट सेल वॉल्यूम एचसीवी, बहुत सेम, वेरी गुड। सर आपने ऐसे ऑब्लिक लगा रखा था, एक आगे लिख रखा, मतलब होगा तो सेम ही, अलग अलग तो हो नहीं सकता। सो पीसीबी एज वेल एज एचसीवी बोथ आर द सेम थिंग, एक ही होती है। इन ओल्ड टाइम इट इज नॉन एज अ पीसीबी, बट नाउ इन करंट टाइम वी विल नॉन एज एन एचसीवी। आजकल इसको एचसीवी बोलते हैं, दोनों सेम है। होता क्या है वो हम समझते हैं। सो पीसीबी और एचसीवी कैसे निकालते हैं, क्या होता है देखिए। एक पेशेंट का आपने ब्लड सैंपल निकाला, ब्लड सैंपलिंग आपको करना है। नाउ इस सैंपल को आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर पैक कर देना है। पैक का मतलब बंद किया हुआ, जैसे आपका ब्लड होता है, एक होता है आरबीसी और एक होता है पीआरबीसी, बहुत आर डिफरेंट। आरबीसी अगर आप लिख रहे हो तो दैट इज इंडिकेटिंग इनसाइड द बॉडी, इफ यू आर मेंशनिंग पीआरबीसी दैट इज आउटसाइड द बॉडी व्हिच इज पैक्ड इन अ प्लास्टिक बैग। पीआरबीसी इज अ पैक्ड रेड ब्लड सेल, बैग के अंदर पैक है इसलिए उसको बोलते हैं पैक्ड रेड ब्लड सेल, और आरबीसी इंडिकेट करता है इनसाइड द बॉडी। सो ये ब्लड सैंपल भी किसमें है, पीसीबी यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक किया हुआ है, यानी आप किसी बोतल के अंदर या किसी बैग में बंद कर दो, उसके बाद हम उसका नंबर काउंट करेंगे। सो ब्लड सैंपल निकाला और आपने क्या करना है, इसको किसमें डालना है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना। नाउ इफ वी टेक 1 ml ऑफ ब्लड, अगर हम कितना लेते हैं, 1 ml ब्लड लेते हैं, उस 1 ml ब्लड को आपको इसमें फिल कर देना। यहां तक आपने ये भर दिया पूरा, ब्लड रेडी होगा, और हीमोग्लोबिन से रेडी होगा, ये आपने फिल कर दिया। ये जो वाइल है दिस वुड बी एंटीकोगुलेंट वाइल। वाइल कौन सी लेनी है आपको, एंटीकोगुलेंट लेनी है, जिसमें कोई ना कोई लाइक ईडीटी वाइल आपने ले ली, जो ईडीटी एंटीकोगुलेंट वाइल है वो आप ले लेंगे, ताकि उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड शुड नॉट बी क्लॉटेड। इस वाइल को पैक कर दिया, एंटीकोगुलेंट वाइल है, बंद कर दिया ऊपर से, और इस वाइल को रख देना है आपको इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर। एंटीकोगुलेंट वाइल लेनी है और किसमें रखना है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, याद है, और घुमाने वाली, ऐसे रख के इसको 15 मिनट तक घुमाना है। सो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगल ऑफ दिस ब्लड, जो सेकंड थिंग आएगी, अगला जो आएगा प्रोसेस क्या होगा, दिस इज द वाइल। सेंट्रीफ्यूगल मशीन में क्या हो जाएगा, सेल्स और प्लाज्मा क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, वेरी गुड। ऊपर क्या होगा, प्लाज्मा, सो दिस इज द प्लाज्मा, एंड इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस वाइल इज सेल्स, दीज आर द सेल्स। बिकॉज द नंबर ऑफ सेल्स अगर हम बात करें तो हाईएस्ट रिच अमाउंट किसका है, आरबीसी का है। अरे सेल्स की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा की बात, सेल्स, रेड ब्लड सेल्स आर द हाईएस्ट सेल इन ऑल द ब्लड सेल्स, टी ब्लड सेल, आरबीसी, रेडिशन, प्लेटलेट, एंड अगर टोटल नंबर की बात करें तो हाईएस्ट नंबर किसका है, आरबीसी का। इन बिटवीन द प्लाज्मा एंड ब्लड आरबीसी देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन, व्हाइटिश कलर की मेम्ब्रेन होगी। यहाँ तो पॉसिबल नहीं व्हाइट बनाना, मैं इसको ऐसे ग्रीन बना रहा हूँ, पर वो होती व्हाइट है। हियर दिस इज नोन एज बफी कोट, पता सब है आपको, बफी कोट व्हिच इज फाउंड बाय WBC and platelet. Now you just calculate this amount. This amount is known as PCV, packed cell volume, PCV. So this amount in 1 ml, हमने 1 ml blood लिया था, in 1 ml it will be approximately 0.45 ml. In 1 ml it will be 0.45 ml, or you can say right percentage also, 100 जो 1 ml है उसमें कितना परसेंटेज होगा आरबीसी यहाँ पे, तो नियर बाई 0.45%, that is the amount of RBC in 1 ml blood, and this is known as PCV, packed cell volume. If you are taking a 100 ml blood, 1 ml में 0.45 ml है, then in 100 ml blood it will be 45 ml or 45%. So this 45% or this 45 ml is also known as HCV, hematocrit volume. So number of RBC or the percentage of RBC in 1 ml और in 100 ml और in 1000 जो भी दिया है आपको अमाउंट, उसमें जो परसेंटेज आरबीसी का है उसको हम क्या 45 और 45% पर, अगर आप 100 ml ले रहे हैं तो डीएल,
अगर आप 1000 ले रहे तो लीटर, और अगर आप 1 ले रहे तो ml, 1 ml per ml. सो आप वो लगा देंगे आगे. दिस परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन दिस ब्लड सैंपल इज नोन एज हेमेटोक्रिट लेवल और द वॉल्यूम पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम. क्लियर हो गया? यस और नो? एंड नॉर्मल इट इज एवरेज अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 45% और 0.45%. अगर आप 1 ml, मोस्टली 1 ml पे डिस्कस करते हैं, जो क्यूबिक mm हम लगाते हैं, क्यूबिक mm वो 1 ml को इंडिकेट करता है, पर ml पे होता है, इसलिए पर ml में कितना आएगा? 0.45% या ml. क्लियर यहां तक? वेरी गुड. चलो क्या लिखा है इसमें देख लेते हैं. हेमेटोक्रिट क्या लिखा है? वॉल्यूम और द परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड. जो आपको सैंपल दिया है उसमें आरबीसी का परसेंटेज कितना है उसको हम क्या बोलेंगे? पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमेटोक्रिट वॉल्यूम. एवरेज इज अबाउट 42 टू 44%, नियर बाय 45 हो गया. ये मेल और फीमेल में आपको अलग-अलग देखने को मिलेगा. इन मेल इट विल बी अप्रोक्सीमेटली नियर बाय, इन फीमेल it is approximately nearby 38 to 44%, and in a male person it is approximately nearby 44 to 48% nearby. so लगभग ये 48 तक हाईएस्ट और 38 तक लोवेस्ट हो सकता है दोनों इस ग्रुप में, और एवरेज हम 45% मान सकते हैं. नेक्स्ट, वेरिएशन की अगर हम बात करें तो जैसे आरबीसी के अंदर वेरिएशन आएगा वैसे ही आपको क्या मिलेगा? हेमेटोक्रिट में वेरिएशन आएगा. इफ द नंबर ऑफ आरबीसीज आर इंक्रीजिंग इन द ब्लड, देन द हेमेटोक्रिट विल इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज. एंड इफ द नंबर ऑफ आरबीसीज डिक्रीजिंग, द हेमेटोक्रिट विल decrease. This hematocrit value mainly used specifically used to determine any type of dehydration condition. जब भी आपको कोई फीवर आता है या आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, ऐसी कोई भी इशू से, तो डॉक्टर आपका हेमेटोक्रिट लेवल चेक करेगा. एंड इन हेमेटोक्रिट कंडीशन, हेमेटोक्रिट चेक करने से आपने देखा कि हेमेटोक्रिट बहुत हाई आ रहा है, दिस इज एन इंडिकेशन दैट पेशेंट इज हैविंग हाइपोवोलेमिया. पेशेंट में क्या हो रहा है? हाइपोवोलेमिया हो रखा है, और डॉक्टर तुरंत क्या बोलेगा आपको? आईवी फ्लूइड बोतल लगवा लो और फिर घर पे फुल पानी पीना है, ताकि आपका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाए? नॉर्मल हो जाए. तो ये आपको हेल्प करता है बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, आरबीसी लेवल को आप मेजर करके. क्लियर? पीसीबी या एचसीबी क्लियर हो गया? कोई भी पूछेगा तो बता सकते हैं. अब मूव करें नेक्स्ट. सेकंड वन इज एमसीवी, द मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम. मीन, ये वो आपका वाला मीन नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा मीन है, वो वाला मीन नहीं है. दिस इज द मीन एवरेज, एवरेज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम. व्हाट इज द मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम? एमसीवी. बताओ क्या होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम? नहीं बताओगे? सारे सेल्स के अंदर, सारे सेल्स के अंदर आरबीसी का परसेंटेज क्या होता है? हेमेटोक्रिट या पीसीवी होता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम किसकी बात करेंगे? आरबीसी के अंदर घुस रहे हैं, आरबीसी के बारे में बात करेंगे. सो यहाँ पे इसका एक डेफिनेशन लिखा है, एन एमसीवी ब्लड टेस्ट मेजर द एवरेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन रेड ब्लड सेल. पहले इसको मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप लिखोगे ताकि समझ में आए आपको. सो कल हमने पढ़ा था नॉर्मल लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल इज, नॉर्मल लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल इज कितना होता है? रेड ब्लड सेल नियर बाय एवरेज इज 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम. पर क्यूबिक एमएम मींस 1 ml. इन 1 ml आरबीसी कितना होता है? 5 मिलियन आरबीसी होता है. अब यहाँ पे देखिए आप, सो आपके पास ये हमने टेस्ट ट्यूब बनाई थी, टेस्ट ट्यूब तो बना लिया, वापस नहीं बनाएंगे, छोड़ो इसको. टोटल वॉल्यूम कितना आया था हमारे पास आरबीसी का? आरबीसी का टोटल वॉल्यूम कितना देखा हमने अभी? 1 ml पे बात कर रहे हैं, 4500 ml नहीं लेना है. 1 ml में कितना है? 0.45 ml. दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन 1 ml ब्लड. क्लियर है? नाउ द एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इज एमसीवी. दिस एमसीवी इज a वॉल्यूम और इज a amount of blood which is occupied by 1 RBC. आपके पास जितना भी आरबीसी ने वॉल्यूम बनाया, कितना टोटल वॉल्यूम था? 0.45 प्लस ml ऑफ इन 1 ml ब्लड. उस 0.45 ml ब्लड में से अगर हम एक सिंगल आरबीसी का वॉल्यूम निकालें, वो कितना है? उसको हम क्या बोलते हैं? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम. इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. एमसीवी इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी. भाई वॉल्यूम कितना है टोटल? लाइक एक और दूसरा एग्जांपल देता हूं. लाइक आप में जैसे 300 स्टूडेंट्स हैं, 300 स्टूडेंट्स हैं, और आप 300 स्टूडेंट ने मिलके 9,000 रुपए इकट्ठे किए. 300 स्टूडेंट मिलके क्या किए? 9,300 स्टूडेंट्स है टोटल, आप लोगों ने क्या किए? 9,000 रुपीज कलेक्ट किए. तो आपसे पूछे कि एक स्टूडेंट ने कितना दिया, तो आप क्या करोगे? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. 9,000 डिवाइड बाय 300 डिवाइड किया आपने, कितना आया? 30 आ गया. सेम ऐसा ही कि आपके पास टोटल 0.45 ml है, और जो नंबर ऑफ आरबीसी है वो 5 मिलियन है, तो एक आरबीसी के पास कितना वॉल्यूम है? तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आरबीसी, आपका मिलियन वॉल्यूम आ जाएगा. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ आरबीसी व्हिच इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आरबीसी. टोटल वॉल्यूम ऑफ आरबीसी कितना है इन 1 ml? 0.45 ml which is divided by total number of RBC कितना है? 5 millions. कल बोला था जीरो लगाने नहीं, हमें जीरो नहीं आते, हमें तो लिख देना है 5 millions. नाउ कैलकुलेट कर दो इसको, कितना आएगा? 5 से डिवाइड किया 9 टाइम जाएगा, सो 90 आ गया. 90 आएगा. 5 मिलियन को डिवाइड करना है 0.45 में, कितना आएगा? We are unable to calculate sir, हमें नहीं पता इसका. So this will be equal to 90 multiplied by 10 minus 15. That is the value. तो आप अचीव करेंगे, इतना आपको मिलेगा. अब ये सर क्या होता है, इससे तो हमें पता नहीं इतना. So an average MCV जो आपको मिलता है that will be 90 and 10 minus 15. जैसे हम लगाते हैं 10 होता है तो DL डेसीलीटर, मिलीलीटर, लीटर ऐसे होता है. वैसे ही अगर हम इसकी बात करें तो ये और स्मॉल 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 होता जा रहा है, बहुत स्मॉल है. माइनस 15 को हम बोलते हैं FT, FL सॉरी. जैसे ML होता है वैसे FL होता है. FL का मतलब फेंटोलीटर. व्हेन 10 minus 15
it is equal to femtoliter. So 90 femtoliter, this is the normal MCV, femtoliter. Clear है? What is MCV? Clear है? Amount of the blood which is occupied by one red blood cell, that is known as mean corpuscle volume. Mean corpuscle volume means the amount of the blood which is occupied by one cell or one red blood cell. एक red blood cell कितना अमाउंट बना रही है आपके टोटल अमाउंट में, उसको हम क्या बोलेंगे? मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम. ये डेफिनेशन इसका यहाँ लिखा है. Mean corpuscle volume blood test measures the average volume which is occupied by one red blood cell. एक red blood cell से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है उसको हम बोलेंगे. This is mean corpuscle volume and normal MCV is 80 to 100 FL और एवरेज कितना होगा? 90 femtoliter FL. वापस करें. लिख लिया, फिर मैं वापस करता हूं. लिखिए. So in mean corpuscle volume or the mean cell volume, we are taking an example with 1 ml. You are collected 1 ml of whole blood specimen. आपने क्या लिया? 1 ml blood sample लिया. Out of this 1 ml blood sample, आपने पेशेंट का क्या चेक किया? RBC लेवल चेक किया. कितना RBC आया इसमें? 5 millions number of RBC. 5 millions आपको क्या मिली? Red blood cells per ml, per cubic mm और ml. यहाँ तक ये तो क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है. आप सैंपल निकाल के भेजते हैं, आती है रिपोर्ट कि इसके अंदर 1 ml में कितनी सेल है? 5 millions आपको RBC है. नेक्स्ट, हमने इस 1 ml ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया, प्लाज्मा एंड सेल्स में डिवाइड किया. 1 ml था टोटल, उसके दो पार्ट किए, वन इज प्लाज्मा, सेकंड वन इज सेल. प्लाज्मा पार्ट इज नियर बाय 55% एंड द सेकंड पार्ट जो हमने बात किया दैट इज सेल पार्ट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 45%. यही होता है 55 एंड 45. सो आपके पास अमाउंट ऑफ ब्लड कितना है? 1 ml. हमने कैलकुलेट किया कि 1 ml में 45% किसका अमाउंट होगा? आरबीसी का होगा. अभी बताया था मैंने. आउट ऑफ 1 ml द 45% वॉल्यूम इज फॉर्म्ड बाय द रेड ब्लड सेल और जो रिमेनिंग है वो बनाएगा आपका बफी कोटेंट प्लाज्मा. 1 ml में 45% कितना होगा? 0.45 ml. मींस अगर हम 1 ml ब्लड सैंपल निकालते हैं तो उस 1 ml में आरबीसी कितना ml ऑक्यूपाई कर रहा है? 0.45%. द अमाउंट ऑफ द आरबीसी व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय द रेड ब्लड सेल इन 1 ml ब्लड दैट इज 0.45 ml. यहां तक क्लियर है? टोटल नंबर कितने हैं? 5 मिलियन. कितने अमाउंट ऑफ ब्लड में? 1 ml में. और उस 1 ml में आरबीसी का कितना हिस्सा है? 0.45 ml. मैं अगर यहां पे ऐसे लिख दूं कि 0.45 ml इज इक्वल टू 5 मिलियंस आरबीसी, क्या सही है? भाई जो आरबीसी है उसी का तो वॉल्यूम है 0.45. 0.45 ml, उसके अंदर सारी क्या है? आरबीसी है. और आरबीसी है कितनी टोटल? 5 मिलियन. सो इन आवर 1 ml ब्लड 0.45% या 0.45 ml रेड ब्लड सेल जो आपकी है उसमें कितना नंबर आएगा? 5 ऑफ मिलियंस. जो हम एमसीवी की बात कर रहे हैं, मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम का मीनिंग है 0.45 ml जो टोटल वॉल्यूम आरबीसी बना रही है या ऑक्यूपाइड कर रही है, उसके अंदर अगर मैं सिर्फ एक सिंगल आरबीसी की बात करूं, 5 मिलियन की नहीं, कितने की बात करें? सिंगल आरबीसी. मैंने जो एग्जांपल अभी आपको दिया था कि आप लोगों ने 9,000 रुपए दिए और 300 स्टूडेंट ने दिए, अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक स्टूडेंट ने कितने दिए, तो आप क्या करोगे? 9,000 डिवाइडेड बाई 300 आंसर आएगा. सेम वैसा ही कि आपके पास टोटल जो अमाउंट है वो कितना है? 0.45 ml है. और वो किसने बनाया? 5 मिलियन आरबीसी ने मिलकर बनाया. 5 मिलियन आरबीसी मतलब आप सभी 300 लोग, और जो 9,000 रुपए है वो उसका मतलब क्या हो गया? 0.45 ml. अब आपको निकालना है कि एक ने कितना बनाया, तो आप डिवाइड कर दो. टोटल जो है उसको किससे डिवाइड कर दो? नंबर ऑफ आरबीसी से. टोटल कितना है? 0.45 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आरबीसी इज 5 मिलियन. तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा? एमसीवी, मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू 90 फेंटोलीटर. क्लियर? तो एमसीवी का सिंपल सा मीनिंग याद रखना है, 1 आरबीसी ऑक्यूपाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड. एक आरबीसी कितना अमाउंट ऑफ ब्लड बनाती है. तो आप पूरी वाइल भरोगे ऐसे और उसमें सिर्फ एक सिंगल आरबीसी का लेवल ऐसे, जैसे मैं ऊपर एग्जांपल दिया था आपको, वाइल वाला एग्जांपल हमने दिया था. यहाँ पे हमने देखा कि ये इसमें जो आरबीसी है उसका नंबर कितना है, यहाँ पे इस पूरे पार्ट में एमएल नहीं, टोटल नंबर कितना आरबीसी का? 5 मिलियंस. ये सारा किसने बनाया? 5 मिलियंस आरबीसी ने बनाया. मैं बोलूंगा नहीं, मुझे तो सिर्फ एक का स्पेस बताओ, एक में कितना होगा. आप क्या बोलोगे? यहाँ कहीं छोटा मोटा इतना सा होगा. ये एरिया किसने बनाया? एक आरबीसी ने. तो बस हम इसकी बात करें कि एक आरबीसी यहाँ पे कितना एमएल बनाएगी, तो आंसर होगा एक आरबीसी यहाँ पे सिर्फ कितना बनाएगी? 90 फेंटोलीटर. यानी अगर आप इसमें सिर्फ एक सिंगल आरबीसी डालोगे, पूरा टोटल ब्लड आपने भर दिया, उसमें सिर्फ 5 मिलियन आरबीसी नहीं, कितनी आरबीसी है? एक सिंगल आरबीसी, पूरा 1 एमएल ब्लड लिया, उसमें से जो आपकी 5 मिलियन आरबीसी थी उन सबको बाहर निकाल के सिर्फ एक सिंगल आरबीसी उसमें डाला, और आप देखना है कि कितना एमएल आरबीसी बना रही है उसमें. वो क्या है आपका? मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम. क्लियर? नेक्स्ट, डिक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो छोड़ो इसको, नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, छोड़ो इसको. थर्ड इज द मीन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन या एमसीएचबी. सो हीमोग्लोबिन की बात करें, पहले हम हीमोग्लोबिन के नॉर्मल लेवल की बात करें. नॉर्मल कितना होता है हीमोग्लोबिन? नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज, एवरेज इसका बताया मैंने 15 ग्राम. कैसे निकालते हैं देखें. So like if you are taking an example of 100 ml blood, out of 100 ml how much amount
और परसेंटेज ऑफ आरबीसी 100 ml में कितना आरबीसी है 45 ml ऑफ आरबीसी. नाउ इन 45 ml ऑफ आरबीसी हमें पता है कि इन 1 आरबीसी द हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई हाउ मच अमाउंट. एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन होता है 33% इज ऑक्यूपाइड बाय हीमोग्लोबिन. एक आरबीसी में कितना होता है 33% लिखा है मैंने. वन हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई 33% अमाउंट ऑफ ए सिंगल आरबीसी. सो आपके पास टोटल अमाउंट कितना है 45 ml है और इसका 33%. 45 का कितना 33%. 33 कितना होता है 1/3 हो गया. आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 45 का 33% निकाल दो इसका. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/3 आ जाएगा और 3 से इसको करोगे तो कितना आएगा 15 ml. और हम हीमोग्लोबिन को किसमें लिखते हैं ग्राम में. सो 15 ग्राम आपका क्या आ जाएगा पर डीएल आपका आंसर आ जाएगा 15 ग्राम हीमोग्लोबिन. तो नॉर्मल एवरेज हीमोग्लोबिन अगर हम बात करें तो कितना होता है 15 ग्राम. दैट इज एन एवरेज अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन व्हिच इज प्रेजेंट इन अ मेल और इन अ फीमेल. एवरेज बात करें अप डाउन रहता है सब में. अब हमारे पास जो इधर है वो है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एंड दिस इज द मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर रेड ब्लड सेल. सो वेट करें पहले इधर आओ. ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये किसका है ये एक आरबीसी है. इस आरबीसी एक सिंगल आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कितना अमाउंट है उसको हम क्या बोलेंगे दैट इज नोन एज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन. अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन व्हिच इज प्रेजेंट इन अ सिंगल आरबीसी दैट इज नोन एज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन. क्लियर. अब अगर हम इसको फिर से वही कैलकुलेशन हम यहाँ पे करें टोटल नंबर ऑफ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा कितना एमएल ब्लड लेना पड़ेगा 1 ml. कैलकुलेशन में हमेशा 1 ml पे हम निकालेंगे क्योंकि क्यूबिक एमएम का मतलब क्या है 1 ml. सो 1 ml में आरबीसी टोटल नंबर ऑफ आरबीसी कितना है एमएल में 0.45. जो ये किसकी बात करें मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कैसे कैलकुलेट करते हैं ऊपर लिखना टोटल नंबर ऑफ आरबीसी टोटल वॉल्यूम ऑफ आरबीसी डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन. सो टोटल वॉल्यूम कितना है 0.45 डिवाइडेड बाय हीमोग्लोबिन कितना है 15. आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा नियर बाय 30. नियर बाय कितना आएगा 30. बट ये 30 पूरा नहीं आएगा क्योंकि ये तो पॉइंट में है. सो इसको हम लिखते हैं पीजी. पीजी सुना है दैट इज पिक्टोग्राम. पीजी दिस इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन. तो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर रेड ब्लड सेल्स. दिस इज 30 पीजीएम पिक्टोग्राम. फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं आप इसका टोटल वॉल्यूम ऑफ आरबीसी डिवाइडेड बाय टोटल हीमोग्लोबिन. और ये किसमें होना चाहिए पर एमएल 1 ml में. क्लियर हो गया. यस निकाल सकते हैं. वो करें नेक्स्ट नहीं लिखा. सो मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम एंड मीन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो ये हम बात कर रहे हैं वन सिंगल आरबीसी के बेसिस पे. वन सिंगल आरबीसी कितना एमएल ऑक्यूपाइड कर रही है टोटल 1 ml में दैट इज नोन एज मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम. एंड वन सिंगल आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है दैट इज नोन एज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन. इन वन आरबीसी अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एमसीएचबी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एंड इन अमाउंट ऑफ द ब्लड ऑक्यूपाइड बाय वन सिंगल आरबीसी. एक आरबीसी कितना एमएल ऑक्यूपाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं कॉर्पस्कुलर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम. नेक्स्ट हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन जो आपका मेन कहां प्रेजेंट रहेगा आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंदर आपको मिलेगा. सो हीमोग्लोबिन इज द कलरिंग मैटर व्हिच इज आल्सो नोन एज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल. ईच हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ अभी बताया था मैंने 4 हिम मॉलिक्यूल व्हिच ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन. 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल व्हिच ट्रांसपोर्ट द CO2. वेरी इंपॉर्टेंट. कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है और CO2 को ट्रांसपोर्ट कौन करता है. तो ऑक्सीजन के लिए कौन है हिम मॉलिक्यूल एंड CO2 के लिए कौन है ग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन. CO2 का तो ठीक है मेन इंपॉर्टेंट किसका है ऑक्सीजन का. तो ऑक्सीजन कहां पे बाइंड होती है हीमोग्लोबिन में हिम में कहां बाइंड होती है ऑक्सीजन कौन बाइंड करता है. सो ऑक्सीजन इज बाइंडिंग विद फेरस F. आयरन जो होता है उसके ऊपर क्या होती है ऑक्सीजन बाइंड होती है. और आयरन किसके अंदर होता है हिम के अंदर या ग्लोबिन के अंदर हिम के अंदर. दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हिम मॉलिक्यूल. द ग्लोबिन विल नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बिकॉज़ ग्लोबिन डज नॉट हैव आयरन. आयरन किसके पास है हिम मॉलिक्यूल के पास है. तो ऑक्सीजन बाइंड होने का प्लेस तो आंसर होगा आयरन फेरस जहां पे ऑक्सीजन बाइंड होगा. सो उसकी हम बात करेंगे अभी. लिख लिया स्ट्रक्चर बनाएं यहां पे हीमोग्लोबिन की. सो इन हीमोग्लोबिन द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज चेन. कितनी चेन होती है टोटल 4 चेन होती है 2 अल्फा एंड 2 बीटा. सो मैं चार बनाता हूं. दिस इज द फर्स्ट वन जो एक मैं इस कलर में बना रहा हूं. दिस इज द फर्स्ट चेन. दोनों चेन हो गई है. दो आपकी अल्फा हो गई और दो मैं बना देता हूं इसमें बीटा चेन. सो दीज आर द चेन्स 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन कुछ इस तरह से रहती है. ऑन दिस चेन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके मॉलिक्यूल है 4 हिम वाले जो मॉलिक्यूल है वो इनके ऊपर प्रेजेंट रहेंगे. सो दीज आर द हिम मॉलिक्यूल 1 2 3 and 4. These are the heme molecule. And in this heme molecule, this is the iron. ये क्या है? Iron. And on this iron, which molecule will bind?
ऑक्सीजन O2 क्या होगा, इस पे बाइंड होगा। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन और द वन हीमोग्लोबिन इज एबल टू बाइंड ऑन हाउ मच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है? तो आपके सामने है, ऑक्सीजन किस पे बाइंड होगा? आयरन पे। आयरन कहां होता है? हिम पार्ट पे। और हिम कितने हैं? 4 है। दिस इज द 1 2 3 एंड 4, दैट्स व्हाई वन हीमोग्लोबिन बाइंड टू 4 ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन कितने पे बाइंड होता है? 4 ऑक्सीजन पे बाइंड होता है। 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैन बी बाइंड ऑन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। ये लिखिए इधर वाला। नेक्स्ट, hemoglobin molecule consists of a protein called globin, which composed of 4 polypeptide chain। ये बनाई मैंने अभी यहाँ पे। टू अल्फा एंड टू बीटा चेन, a ring like non protein pigment called a hem is bounded to each 4 chain। जो पूरी स्ट्रक्चर है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है सामने। Now at the center of each hem ring is an iron, बनाया हमने भी आयरन सेंटर में, ferrous, that can combine reversibly यानी बाइंड होगा और जब रिकॉर्ड होगा तो वहां से हटा के ऑक्सीजन को आपको वापस टिश्यू में डिलीवर कर देगा। सो रिवर्सिबली विद वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलाउइंग ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल टू बाइंड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो आई थिंक ये तो वहां जो लिखा है उससे समझ आ गया आपको, लिखने की जरूरत नहीं है। पर अभी तो लिखा था 1 अल्फा बीटा पूरा तो बनाया था हमने, तो भी पूरी की पूरी इतनी थ्योरी लिखोगे। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में प्राइमरी स्ट्रक्चर्स चेन जो आपको याद रखनी है, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। ऑन द सरफेस ऑफ दीस चेन्स देयर आर 4 हिम मॉलिक्यूल बाइंडेड and in the center of a molecule क्या है आपका? iron, ferrous, and on one a molecule one oxygen will be binded। so total कितने बाइंड होंगे ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल पे, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पे बाइंड हो सकते हैं। लिख लिया? इससे आप ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी हाउ मच ml ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन लेके जाता है? इसका जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, a normal adult person oxygen carrying capacity by the blood, ब्लड के थ्रू एक नॉर्मल एडल्ट में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? कुछ नहीं बताओगे आप लोग, यू आर जस्ट हाइडिंग योर नॉलेज। मेरे को आपसे पीछे रखना चाहते हो, मैं कल पढ़ के आऊंगा फिर आपके लिए। सो कैसे निकालोगे बताओ? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन एमएल। सो 1 ग्राम कितना होता है वो पता होना चाहिए। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरीज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम कितना लेके जाता है? 1.34 ml। नाउ कैलकुलेट विद टोटल हीमोग्लोबिन अमाउंट। A person is having 10 gram of hemoglobin, calculate with 10 multiply with 10, 1.3 13.4 ml आ जाएगा। If the hemoglobin amount is 12 तो multiply with 12, if the hemoglobin is 15 multiply with 15 तो आपका टोटल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगा। Yes or no? So you can calculate with this
15 multiply by 1.34, you will have the total oxygen carrying capacity. निकाल सकते हैं इजीली, ये लिख लिया, खड़ा है इसको. 1 ग्राम HB carries कितना 1.34 ml of oxygen. Total hemoglobin is 15 gram, which is multiplied by 1.34. This will be equal to 0, 1, 2, 0. So this will be equal to 20 ml. A normal adult person is having total oxygen carrying capacity in blood, that is 20 ml. कितना ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कर सकता है 20 ml एक बार में, क्योंकि टोटल हीमोग्लोबिन हमारा कितना होता है 15 ग्राम होता है. अगर हीमोग्लोबिन अप एंड डाउन है तो आपका ये डिक्रीज या इंक्रीज हो सकता है, बट नॉर्मली एडल्ट पर्सन में कितना होता है 20 ml. निकाल सकते हैं तो किसी भी पर्सन का दे देंगे आपको हीमोग्लोबिन एग्जाम में, हीमोग्लोबिन 20 है, 16 है, 10 है, तो इजीली आप निकालोगे. नेक्स्ट, नहीं लिखा, ये सब इतना लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी. 1 हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू 4 चेन्स, 2 अल्फा 2 बीटा, और बाकी तो हमने पढ़े थे पूरा हीमोग्लोबिन होता है, मैंने बनाया था अभी पूरा ऐसे. नेक्स्ट, each oxygen molecule pick up from the lungs is bound to an iron ion. किसके साथ बाइंड होता है ऑक्सीजन? आयरन के साथ में, जो मैंने अभी बताया था आपको. हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन कहां बाइंड होता है, तो आंसर क्या लिखना है, इट बाइंडिंग ऑन द आयरन. हीमोग्लोबिन आल्सो ट्रांसपोर्ट द 23% of total carbon dioxide, a waste product of metabolism. So it is important to remember the 23% of carbon dioxide which is transported by the hemoglobin, but it is more important to know about the remaining 77% of carbon dioxide. वो कहां गई है? ये तो ठीक है कि आपको पता है ऑक्सीजन को CO2 को ट्रांसपोर्ट करा, लेकिन CO2 कितनी ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन? Only and only 23% is CO2 transported by hemoglobin. Now the remaining CO2 will be transported by 100% को बाहर निकालना है. Yes, है ग्लोबिन. अरे ये तो हीमोग्लोबिन का लिखा है पूरा, ग्लोबिन नहीं. इट्स हीमोग्लोबिन मतलब हिम प्लस ग्लोबिन दोनों ही. ग्लोबिन ही करेगा 23% को, हीमोग्लोबिन में हिम तो करेगा ही नहीं. CO2 is transported by hemoglobin and amount is 23% and remaining 77%. वो ज्यादा है, वो कहां जाएगी बेचारी? So it is more important to know about the 77%. बताओ कौन बताएगा? मैं ऑलरेडी एक असाइनमेंट आपको दे चुका हूं, दैट इज रेड बॉन मेरो एंड येलो बॉन मेरो, एंड आई डोंट वांट टू गिव यू सेकंड असाइनमेंट. सो अभी बता दो, हाइड नहीं करना है अपना नॉलेज, थोड़ा इधर जोर डालो. नहीं पता? सो CO2 की बात करें तो CO2 जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कैसे करती है देखो, हटा दे इसको, ये लिख लिया. नेक्स्ट, खाली आ गया, इस पे लिखते हैं. So this is the 100% amount of CO2. This will be transported in two ways. One is through the respiratory and second one is non-respiratory, यानी respiratory के बिना. With respiratory it will transport it 23% is, if it is 100 ml carbon dioxide, then 23 ml is transported by respiratory system, but the remaining 77% this will be transported with the help of non-respiratory route, यानी respiratory system के other systems है वो, तो वो कौन होंगे? So this 77% will be transported out from the body with the help of this bicarbonate. कौन help करेगा? Bicarbonate, very important, remember about bicarbonate. This bicarbonate help you to transport out from the body. So क्या होगा देखिए, this H plus ion, पढ़ा है आपने पहले, ये रिएक्शन तो पढ़ाई थी मैंने, या फिर इसको उल्टा लिखते हैं, इधर से लिखते हैं. H2O से स्टार्ट करते हैं, वाटर प्लस CO2 and both will combine and form the H2CO3. When this H2CO3 break, जब ये H2CO3 क्या होगा, ब्रेक होगा, तो ये क्या बनाएगा, H plus and HCO3 minus. So this is the reaction जो आप देखते हैं. This carbon dioxide which is 77% will bind with water and form the carbonic acid and break into the bicarbonate. And in this bicarbonate form it will be transported. अगर required है तो ठीक है, नहीं तो बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी bicarbonate. Clear? That's why blood also act as a buffer. बोलते हैं हम इसको कि बफर सिस्टम में हेल्प करता है. तो ब्लड किससे बफर है, तो ये रिएक्शन आप देखते होंगे जब आप एसिड बेस बैलेंस पढ़ते हैं, तब ये रिएक्शन आती है. और ब्लड भी बफर का काम करता है. वो कैसे करता है, इस रिएक्शन से समझ आ रहा है? यस और नो? जब एसिड ज्यादा होगा, CO2 ज्यादा होगा, तो एसिड ज्यादा होगा, इसको बाइकार्बोनेट बना देंगे, और वो ज्यादा होगा तो इधर चला देंगे, दोनों तरफ चलता रहेगा रिएक्शन. क्लियर हो गया? तो 77 को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, बाइकार्बोनेट. नॉन रेनल रूट GIT के थ्रू बाइकार्बोनेट के थ्रू आपका आउट हो जाएगा. नेक्स्ट, आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो हो गया. इन हीमोग्लोबिन, अगर हम फीटस की बात करें, फीटल की बात करें, तो वहां पे कौन सा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन F. F is for fetal and normal adult में हीमोग्लोबिन A for adult, present in the fetal RBC. नॉर्मल वैल्यूज आपको बताई है, नॉर्मल वैल्यूज तो 14 to 16 और 12 to 15. एवरेज कितना लिखते हैं हम, 15 ग्राम पर DL, 15 ग्राम पर DL. आप लोगों ने आरबीसी भी नहीं होने दिया आज भी, रेड ब्लड सेल भी पूरा नहीं होने दिया आप लोगों ने. वही चल रहा है आरबीसी भी. यस, आज तो लिखने के लिए कुछ ज्यादा था भी नहीं. कल ज्यादा लिखा था आप लोगों ने, आज तो कम लिखा है. आज तो मैं सारे फोटो बना रहा था सुबह से आया तब से, फिर भी आप लोग ज्यादा टाइम लगा रहे हो. घर जाके क्या करना है, पढ़ के आना है कल.
कल संडे है या सैटरडे? हाँ सैटरडे है, हमारे तो छुट्टी होती है तभी लगता है संडे है, तो कल मुझे तो आज छुट्टी इसलिए आज लग रहा है संडे है, कल तो ड्यूटी है, तो कल संडे सैटरडे पता नहीं होता है। सो कल पढ़ के आएंगे सभी जो हमने पढ़ा है अभी तक, कम से कम आरबीसी पढ़ के आ जाना, बाकी तो ठीक है। रेड ब्लड सेल से जो हेडिंग लगाई बड़ी बड़ी, रेड ब्लड सेल, वहां से स्टार्ट करके आज जो पढ़ा है सब पढ़ना, कहीं भी डाउट लगे उसको ऐसे ऊपर छत पे लिख के लाना, और फिर उसको आके क्या करना है, पूछ लेना है, ताकि टेस्ट में अगर वही क्वेश्चन आए तो फिर आप नंबर नहीं आएंगे, तो इसलिए अच्छा है पहले क्या करो, पूछ ले। नेक्स्ट मूव करें, नेक्स्ट। नीचे एक वो लिखा हुआ है, इन न्यूबॉर्न इट इज अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 8 to 20 ग्राम पर डीएल, न्यूबॉर्न में 8 to 20। If decrease in the hemoglobin level less than 10 gram per dl, or if hematocrit level decrease less than 30%, it is an indication for anemia. WHO ग्रेडिंग ऑफ एनीमिया, अब आप ये जल्दी जल्दी लिख लो, कुछ समझाने के लिए नहीं है, सारे लेवल है बस। WHO ने क्या बोला, माइल्ड एनीमिया 10 ग्राम से कम होगा, मॉडरेट 7 to 10, लेस देन 7 इज सीवियर, लाइफ थ्रेटनिंग कब होगा, लेस देन 6.5, और वेरी सीवियर, लाइफ थ्रेटनिंग से भी सीवियर 4 ग्राम पर डीएल से कम। अगर 4 ग्राम पहुंच गया तो आदमी मर जाएगा, तुरंत आपको 5-10 ब्लड ट्रांसफ्यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 यूनिट ऑफ ब्लड विल गिव यू 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। एक ब्लड से कितना हीमोग्लोबिन मिलेगा, 1 ग्राम। तो आपको 4-5 ब्लड तो कम से कम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में लगानी पड़ेंगे उस टाइम, तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्पीड के साथ करने पड़ेंगे, नहीं तो पेशेंट जाएगा। चलिए मूव करें आगे। ये ग्रेडिंग है, अलग अलग डब्ल्यूएचओ की है, और उसके अलावा आईसीएमआर की है। दूसरा सब्जेक्ट आपका कम्युनिटी चल रहा है, सब कम्युनिटी पढ़ा रहे हैं? हाँ, कम्युनिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर प्री एग्जाम और ईएसआईसी एग्जाम। तो ईएसआईसी के लिए पढ़ें 7 जुलाई, रोज याद दिलाता हूँ मैं पढ़ने के लिए, एग्जाम आपके सर पे है, बाद में ऐसा ना हो कि आप एग्जाम के सर पे आ जाओ, है तो इसीलिए पढ़ते रहो, तुरंत सिलेक्शन लेके चले जाओ बस, हमें भगाना नहीं है, पर सिलेक्शन जरूरी है। यस और नो? सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब, जो तुरंत मिल जाए वो अच्छा है, जितना डिले होगा हमें लॉस है, तो लॉस नहीं करना है, और तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जॉब लेके यहाँ से जोधपुर से भाग जाना है। नेक्स्ट, बाद में सोचे हम तो चाहते नहीं वैसे यहाँ कहाँ रुके जोधपुर। नेक्स्ट इज क्या है, कल या परसों मैं ऐसे कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा था दुनिया में कहीं भी चले जाओ बट सुकून तो कहाँ मिलता है, जोधपुर आने में। और उसने क्या क्या आगे बनाया, जोधपुर में आते ही सुबह उठते ही मिर्ची बड़े, वो पता नहीं कौन सा उधर एरिया, वहाँ तो मिर्ची बड़े, दिन में होते ही वो खाना, वहाँ की चाय, शाम को होते ही वहाँ की दाल बाटी, मेरा ये सूखे सूखे खा सकते हैं बस, और कुछ है ही नहीं खाने के लिए। सुबह उठते ही मिर्ची बड़े खा लो 2-4, शाम होते ही वो दाल बाटी दबा लो, वो दबा लो। और भाई ह्यूमन बॉडी है, थोड़ा तो ध्यान रखो, है एक ही बार में इतना ऑयल, जब आपको जितना ऑयल पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा उतना ऑयल जोधपुर में मिलता है यहाँ पे, इतना सैचुरेटेड ऑयल। आ गया, आप लोग बातें नहीं करें, लिखो आगे। आईसीएमआर ग्रेडिंग, according to ICMR, the very severe is more than 4 gram per dl, severe is 4 to 6.9 gram per dl, moderate is 7 to 9.9 gram, and mild is 10 to 10.9 gram. This is according to ICMR. तो ये जो जोधपुर के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो मैंने भी आने के बाद सीखे। पहला, सब्जी मतलब तेल होना चाहिए, बाकी वो सब्जी नहीं है। दही मतलब शक्कर होनी चाहिए, नहीं तो दही नहीं है। कचौरी समोसा मिर्ची बड़ा मतलब सब में खट्टा होना चाहिए, बाकी वो समोसा कचौरी नहीं है। लाइक फर्स्ट टाइम मैं आया तो मुझे भी ऐसा था कि जोधपुर मतलब जहाँ भी आप जाओगे तो मिष्ठान भंडार जो होता है ना, वहाँ दूसरी जगह लगा होता है जोधपुर मिष्ठान भंडार, हर जगह हर सिटी में जाने पे, यहाँ के अलावा यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं बाहर। सो हमें वो एक क्रेज था कि चलो हम भी अब सेलेक्ट हो गए, जाएंगे तो देखेंगे कि क्या जोधपुर में कैसा स्पेसिफिक क्या है। तो मैं यहाँ गया, और जो बाइलक था वो था, ये था कि जब मैं पहली बार जोधपुर आया तो मैं इसी एरिया में रहता था, यहीं पे थोड़ी यहाँ पे सामने सामने एक गेस्ट हाउस, इसका नाम है देव गेस्ट हाउस, देव गेस्ट हाउस, उसी गेस्ट हाउस में 2 महीने तक मैं रहा था। हाँ, और उसके सामने एक जो आप लोग जाते हो अरोड़ा स्वीट या क्या है वो, तो मैं जब पहली बार आया तो यही एरिया था जहाँ मैं रहता था। पहले कोचिंग जिंक नहीं था, हम पहले पाउटम पढ़ाते थे, तब यहाँ में रहता था। तो मैं इस दुकान वाले के पास गया पहली बार, भाई मैं कहा चलो खाते हैं यहाँ क्या होता है, तो उसको बोला मैंने कचौरी के लिए, उसने दिया इतना बड़ा सा कचौरी ऐसे, मैंने बोला कुछ चटनी कुछ तो होगा, नहीं नहीं बोला ये कुछ नहीं होता है चटनी। और फिर उसने साथ में दे दिया ऐसे 2 ब्रेड, वो कुछ 18 रुपीज कुछ था, और साथ में 2 रुपए का 2 ब्रेड। मैं सोच रहा हूँ बहुत देर, मैंने कहा ये ब्रेड का क्या करना है, ब्रेड क्या करना, हम तो ब्रेड भी मिल्क के साथ खाया बटर के साथ, इसको क्या करूँ मैं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया ये ब्रेड क्यों दिया आपने, इसका क्या करना है। तो बोला ये इसके साथ ऐसे एक नीचे रखना है एक ऊपर रखना है, फिर ऐसे खाना है। सो पता नहीं मुझे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं आया, पहले ही वो सूखा सूखा सा कचौरी और ऊपर से वो ब्रेड भी सूखा सूखा। बट जब मैंने उसको 2-4 बार देखा तब मुझे पता चला कि उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लास्ट में क्या होता है कि हम लोग छिलका छिलका खा जाते हैं, पीछे वो मटेरियल बचता है, फिर उस मटेरियल को लगाओ ब्रेड पे, फिर उसको ऊपर से बनाओ, फिर खा लो, वो ठीक लगता है इससे बेटर। नेक्स्ट आगे लिख लिया, मैं इधर जोधपुर से ही हूँ। हाँ, वेरिएशन इन काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, सो कहीं से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। माई जो अब प्लेस है वो जोधपुर ही हो गया, अब एड्रेस भी यहाँ का हो गया, जोधपुर का ही परमानेंट एड्रेस, सब एड्रेस यही का ही है, अब यही रहेंगे, यही रहना है। 60-65 साल रिटायरमेंट 65 साल होता है, उसके बाद पता नहीं 65 साल तो एवरेज एज भी नहीं रही, तो एवरेज एज भी कम हो गई है, तो 65 साल तक पता नहीं आगे है नहीं है, तो जोधपुर ही है अब तो। बाकी राजस्थान से बिलोंग करते हैं हम, राजस्थानी है, और राजस्थान में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो आप लोगों ने कभी सुना हो कहीं पे, तो भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। हाँ चले इधर आज देखने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करो अभी। वेरिएशन इन काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, वहां पे देखने लायक कुछ है नहीं, आप जाके क्या देखोगे उधर। इट्स टेक्सटाइल सिटी, जो भी आप कपड़े पहनते हो मोस्टली क्लॉथिंग्स होता है वो भिलवाड़ा से आता है, जितना भी शूटिंग सेटिंग्स होता है वो भिलवाड़ा में बनता है, टेक्सटाइल सिटी है, फुल फैक्ट्रीज है, कपड़े कपड़े बनते हैं, और हम उन्हीं कपड़ों को खरीदते हैं यहाँ आके, और हमें वो 3 गुना महंगे देते हैं। वहाँ कंपनी बनती वही है, उसी को हम यहाँ आके लेते हैं, वो महंगे मिलते हैं, बस वही है और कुछ नहीं है।
नेक्स्ट, वेरिएशन इन काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हाइपरक्रोमिक, कल बताया मैंने क्रोमिक का मींस कलर, सो हाइपर का मींस बहुत ज्यादा, क्रोमिक मींस कलर, डार्क कलर, हाई ब्राइट बहुत ज्यादा कलर है, मतलब वो क्या है, हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, बहुत ही ज्यादा, तभी कलर क्या होगा, डार्क होगा। सो हाइपरक्रोमिक मींस इंक्रीज हीमोग्लोबिन, normochromic means normal hemoglobin, and hypochromic means decrease hemoglobin, because hemoglobin is responsible for the red color of RBC. If the hemoglobin is decreased in the RBC, it will produce hypochromic RBC. If red color is increased in the RBC, that will indicate hyperchromic, and normal है तो normochromic. कल सब पढ़ के आएंगे, कल मैं सबसे इधर से वन बाय वन सबसे स्टार्ट करूंगा, सबसे पूछेंगे, ठीक है, भले ही 1 घंटा खत्म हो जाए कोई बात नहीं। आउटपुट जरूरी है, इनपुट देने से कोई मतलब नहीं जब तक आउटपुट नहीं आएगा। नेक्स्ट, लिख लिया, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। नेक्स्ट, सैचुरेशन, सैचुरेशन वर्ड आते ही SpO2 आप सोचते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो हम बात करते हैं, इट इज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, कितनी होती है इन नॉर्मल एडल्ट, इट इज 20 ml इन नॉर्मल एडल्ट पर्सन, अभी बताया था। SpO2 95% मोर देन, या फिर इससे ज्यादा है, या 95 है तो वो नॉर्मल है, 91% से ज्यादा है तो नियोनेट में चल जाएगा, लेकिन इससे कम होते ही फिर क्या हो सकता है, प्रॉब्लम। साइनोटिक हार्ट डिजीज है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना मिलेगा, 60% से अबव, ये ऑक्सीजन का लेवल लिखा हुआ है SpO2 में। सो एवरेज नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि आदमी नॉर्मली कहां तक सर्वाइव कर सकता है, उसमें ऑक्सीजन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कितना, सो 91% और अबव, you don't require any oxygen, but below 91% you should give the oxygen by face mask or nasal prong, oxygen face mask या nasal prong से ऑक्सीजन स्टार्ट कर देनी है, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीमोग्लोबिन। इसके बारे में कुछ और चीजें हैं, कुछ और पॉइंट्स है, लाइक हीमोग्लोबिन के साथ जब ये ऑक्सीजन बाइंड करेगा या CO2 बाइंड करेगा, मोनोऑक्साइड बाइंड करेगा, या फिर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देने पे ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी कैसे होती है, फाइब्रो आपका आई में डिसऑर्डर पड़ते हैं बच्चों में, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का डिसऑर्डर बच्चों में क्या है, हाँ, तो वो सारी कंडीशंस जो भी है उन सबको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कल नेक्स्ट क्लास के साथ में, अच्छे से समझ के आएंगे कल, और जो भी डाउट लेके आएंगे ताकि हम जो अभी तक पढ़ा है आरबीसी वो पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू, ये राधे।